हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और स्टोरी लेकर। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये एक वांगशांग है। इसमें टॉप हमारा वांग जी है जिसकी एज 30 ईयर्स ओल्ड है, और बॉटम हमारा विंग है जिसकी एज 18 ईयर्स ओल्ड है। और ये एक अरेंज मैरिज पर बेस्ड स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जियान मैंसन से, जहां मैडम न्यूज़ देख रही थी। तभी न्यूज़ में बताया जा रहा था कि सिटी का सबसे रिच पर्सन द लैन वांगजी, जिसका एक बेटा भी है, वो अपने लिए ब्राइड चाहते हैं। और जो भी ब्राइड उनसे मैरिज करेगी उसे डाउरी के तौर पर 200 मिलियन की अमाउंट दी जाएगी। इसलिए जो भी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री है वो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करे। ये देखकर तो मैडम यू के मन में लालच आ जाती है और वो जल्दी से उस नंबर को नोट करती हैं। और फिर अपनी बेटी यांगली के पास आकर कहती है, यांगली यांगली, ये देखो, सिटी का सबसे रिच पर्सन द लैन वांगजी अपने लिए ब्राइड की तलाश कर रहा है। जो सुनकर यांगली कहती है, मोम तो मैं क्या करूं, आप मुझे ये बात क्यों बता रही हो। मैडम यू कहती है, वो इसलिए कि मैं अब तुम्हारा रिश्ता उससे करवाने वाली हूँ। जो सुनकर यांगली कहती है, वॉट मोम, ये आप क्या कह रही है। आप जानते हैं ना, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। आई एम सॉरी मोम, बट मैं लैन वांगजी से मैरिज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वैसे भी वो बहुत ही एरोगेंट, रूड और हार्टलेस पर्सन है। और तो और वो मुझसे एज में भी काफ़ी बड़ा है। साथ ही उसका एक बेबी भी है। मैं उस लैन वांगजी से तो बिल्कुल भी मैरिज नहीं करूँगी। आप किसी और को देख लीजिए। इतना कहकर वो तो अपना बैग लेती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर मैडम यू सोचती है, ओ गॉड, यांगली ने तो मना कर दिया और मैं चैन की मैरिज करवा तो दूँ, मगर मेरा बेटा काफ़ी छोटा है। और फिर द लैन वांगजी अपने होने वाली ब्राइड को डाउरी में पूरे 200 मिलियन वॉन देने वाला है। ये मौका तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, पर अब मैं क्या करूं। वो यही सोच रही तभी मैडम यू की नज़र विंग पर जाती है, जो घर में सर्वेंट की तरह काम कर रहा था। मैडम यू विंग को देखते हुए सोचती है, क्यों ना मैं इस विंग की मैरिज लैन वांगजी से करवा दूँ। वैसे भी ये अडॉप्टेड सन है और इसकी शादी हो गई तो हमारी भी लाइफ सुधर जाएगी। पर उससे पहले मुझे फेमियान से बात करनी चाहिए या नहीं। तभी मैडम यू कहती है, छोड़ो फेमियान को मैं बाद में बता दूंगी। पहले मैं इस नंबर पर कॉल करके लैन फैमिली को बता देती हूँ कि हम अपने विंग की शादी लैन वांगजी के साथ करवाने के लिए रेडी है। और वो जल्दी से उस नंबर पर कॉल लगाती है। तभी दूसरी तरफ से लैन कुरेन का पर्सनल सेक्रेटरी प्लस बॉडीगार्ड वो कॉल उठाता है और हेलो कहता है। तभी मैडम यू पूछती है, क्या मैं मिस्टर लैन कुरेन से बात कर सकती हूँ। वो क्या है ना, उन्होंने न्यूज़ में अपने नेफ्यू लैन वांगजी के लिए इश्तिहार दिया था। तभी वो पर्सन कहता है, जी जी, आप लाइन पर रहिए, मैं सर से आपकी बात करवाता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन कुरेन के पास ले जाता है और कुरेन से कहता है, सर आपका कॉल। तभी कुरेन कहता है, अगर रिश्ते के लिए फ़ोन नहीं है तो फ़ोन काट कर कह दो कि मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। मैडम यू कुरेन की ये सारी बातें सुन लेती है। तभी वो ज़ोर से कहती है, नहीं नहीं, मैं रिश्ते की ही बात करना चाहती हूँ। जो सुनकर हान कहता है, सर ये रिश्ते के लिए ही आपसे बात करना चाहती है। जो सुनकर लैन कुरेन तो झट से फ़ोन पकड़ते हैं और हेलो कहते हुए कहते हैं, जी आप कौन और कहाँ से बोल रहे हो, और लड़की कितनी बड़ी है। जो सुनते ही मैडम यू कहती है, सर दरअसल वो लड़की नहीं बल्कि बॉय है, ओमेगा बॉय, और एज भी ठीक ठाक ही है। वो तकरीबन 25 ईयर्स का है। आपके लेंजन से थोड़ा ही छोटा है। और हाँ, उसे आपके नेफ्यू से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने जितना अमाउंट डाउरी के तौर पर रखा है उतना ही मिलेगा ना, कम तो नहीं होगा ना। लैन कुरेन कहता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैडम यू कहती है, तो फिर आप कब शादी करवाना चाहते हैं। कुरेन कहता है, मैं तो कल ही शादी करवाना चाहता हूँ। मैडम यू कहती है, क्या कल ही। कुरेन कहता है, हाँ क्यों, कोई बात है क्या। मैडम यू हिचकिचाते हुए कहती है, जी नहीं, वो क्या है ना, मैं सोच रही थी कि हम इतनी जल्दी शादी का इंतज़ाम कैसे करेंगे। जो सुनकर कुरेन कहता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप तो बस ब्राइड को लेकर आ जाइए, मैं कल तक पूरा इंतज़ाम कर दूंगा। इतना कहकर कुरेन फ़ोन रख देता है। और अब कुरेन सोचता है वो कल तक वांगजी को कैसे मनाएगा। इसीलिए अंकल हान से कहता है कि वो जल्दी वांगजी को कॉल करे। इधर वांगजी जो अपने मीटिंग में था उसे पता ही नहीं था कि उसके अंकल ने उसके पीठ पीछे इतना बड़ा कांड कर दिया। तभी वांगजी के सेक्रेटरी शुयान जो अंदर आते हुए कहता है, सर आपके अंकल। तभी वांगजी घबराते हुए कहता है, क्या हुआ अंकल को। शुयान कहता है, सर वो हॉस्पिटल में है,
और डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका हार्ट का ऑपरेशन अभी करना होगा, मगर अंकल ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार नहीं है। वांग जी पूछता है क्यों? शुयान कहता है पता नहीं सर, वो कह रहे हैं कि वो पहले आपसे बात करेंगे, उसके बाद ही वो ऑपरेशन करने के बारे में सोचेंगे। वांग जी ये सुनकर पूरी तरह शॉक, और वो शुयान से कहता है कि वो मीटिंग संभाले और खुद उस मीटिंग हॉल से बाहर निकलकर पार्किंग में आता है और ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी हॉस्पिटल ले चले। इधर कुछ देर बाद जब वांग जी घबराते हुए कुरेन के पास पहुंचता है, तब कुरेन अंकल से मिलते हुए कहता है अंकल ये सब क्या है, आप अपना ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? तभी हान कहता है मास्टर वो क्या है ना सर, चाहते हैं पहले आप मैरिज कर लो, उसके बाद ही वो ऑपरेशन करेंगे, वरना वो ऐसे ही तड़प तड़प के इस हॉस्पिटल बेड पर मर जाएंगे। वांग जी शौक होकर कहता है क्या? और फिर अंकल की तरफ देखता है जहां अंकल ने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था और सिर हाँ में हिला रहे थे। तभी वांग जी कहता है अंकल ये कैसी जिद है, अगर अगर मान लो मैं शादी के लिए मान भी जाता हूँ तो इतनी जल्दी मैं लड़की कहाँ से लाऊंगा? जो सुनकर कुरेन हान को इशारा करता है। तभी वांग जी ये देखते हुए हान से पूछते हैं हान अंकल, ये अंकल ने आपको इशारा क्यों किया? तभी हान कहता है मास्टर वो क्या है ना, अंकल ने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, तुम केवल हाँ कर दो, फिर मैं सब संभाल लूँगा। वांग जी शौक होकर कहता है क्या? और अंकल को देखते हुए कहता है अंकल। इधर कुरेन तो अपनी आंखें और टायर से बंद कर देता है और वांग जी को एक बार भी नहीं देखता, क्योंकि कुरेन को पता था अगर उसने वांग जी को देखा तो वांग जी तो उसे हमेशा के लिए ही इस दुनिया से उठा देगा। उधर कुरेन आंखें बंद करके अपने सीने पर हाथ रख देता है ताकि वांग जी को लगे कि उसको पेन हो रहा है। इधर वांग जी ये देखते हुए कुरेन से कहता है अंकल क्या हुआ आपको, आपको पेन हो रहा है? कुरेन आंखें बंद किए हुए ही कहता है हाँ वांग जी, और मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊँगा, इसलिए बेटा जाने से पहले मैं अपने घर में अपनी डॉटर इन लोग का मुंह देखना चाहता हूँ, ताकि वो तुम्हें और हमारे घर को अच्छे से संभाल पाए, जो तुम्हारे डैड ने और तुम्हारी माँ ने इतने प्यार से बनाया है, संवारा है। इसलिए बेटा प्लीज़ मेरे जाने से पहले तुम मैरिज कर लो। और कुरेन ये सारी बातें हैवी ब्रीथ लेते हुए कह रहा था, जो देखकर वांग जी मन में सोचता है अंकल इतने सालों से केवल मुझसे मैरिज करने को ही बोल रहे हैं और मैं उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अगर अंकल को कुछ हो गया तो फिर मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। यही सोचते हुए वो अंकल का हाथ पकड़कर कहता है ओके अंकल, मैं मैरिज के लिए तैयार हूँ, बताइए कब मैरिज करनी है? तभी ये बात सुनकर कुरेन के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। उनका मन तो कर रहा था कि वो उठे और डांस करके अपनी खुशी को जाहिर करे, मगर अफसोस अगर अंकल कुरेन ऐसा करेंगे तो उनकी सारी चोरी पकड़ी जाएगी और उनके बारे उनके बरसों के सपने पर पानी फिर जाएगा। तभी हान कहता है मास्टर कल ही आपकी शादी है। जो सुनकर वांग जी कहता है पर कल कैसे शादी हो पाएगी? जो सुनकर हान कहता है सर हो जाएगा, वैसे भी सर ने आपके लिए पहले ही सारी तैयारी करके रखी है। जो सुनकर फिर से वांग जी शौक हो जाता है और अब डॉक्टर वहाँ पर आता है और वो वांग जी से कहता है वांग जी आई थिंक अब तुम्हें कुरेन को आराम करना देना चाहिए। वांग जी कहता है जी डॉक्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहीं बाहर बैठा हूँ। ये सुनकर तो डॉक्टर हान और कुरेन की हवा निकल जाती है। तभी हान कहता है मास्टर आप घर जाइए, सर के साथ में हूँ। वांग जी कहता है नहीं, मैं भी अंकल के साथ ही रहूँगा। जो सुनकर तो अब सभी वांग जी को कहते हैं कि नहीं, आप अगर यहाँ रहेंगे तो कल आप पांडा की तरह दिखोगे, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कल आपकी शादी है और वैसे भी सिजोई घर में अकेला है और उसको तो आपके बिना नींद भी नहीं आती है। वांग जी ये सुनकर सोचता है कि हाँ ये बात तो सही है, इसलिए वो घर जाने को मान जाता है। और अब वांग जी के जाते ही कुरेन, हान और डॉक्टर तीनों की जान आती है। और अब डॉक्टर कुरेन से कहता है कुरेन यार तुम किसी दिन मेरा ये हॉस्पिटल बंद करवाओगे, मैं तुम्हें पता है ना वांग जी को जरा भी भनक लगेगी कि तुम एकदम फिट हो, ये सब केवल एक नाटक है, तो तुम सोच सकते हो वो हमारा क्या हाल करेगा। तभी कुरेन कहता है अरे गुचेन ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिल करो यार। गुचेन कहता है ठीक है यार तुम देख लो, अब मैं चलता हूँ, मुझे बाकी के पेशेंट भी देखने हैं जो सच में बीमार है, ना कि तुम्हारी तरह नाटक कर रहे हैं। कुरेन कहता है हाँ हाँ गुचेन तुम जाओ, मैं और हान तो पार्टी करेंगे। उसके बाद डॉक्टर गुचेन तो वहाँ से चला जाता है। इधर अंकल कुरेन अपने मोबाइल में म्यूजिक लगाता है और हान का हाथ पकड़कर हान के साथ डांस करने लगता है। वहीं हम अब दूसरी तरफ विंग को देखते हैं, जो अपना काम वाम खत्म करने के बाद
ख़त्म करने के बाद रूम में जाकर सो चुका था। इधर मैडम यू कमरे में बैठकर उन 200 मिलियन वॉन को ही देख रही थी। तभी फेमियान कहता है, यू इतना सारा पैसा ये कहाँ से आया? यू कहती है, ये विंग की डाउरी के तौर पर हमें मिले हैं। फेमियान शौक होकर कहता है, क्या विंग की डाउरी? यू कहती है, हाँ, मैंने उसकी मैरिज तय कर दी। फेमियान कहता है, क्या, किससे? मैडम यू कहती है, इस सिटी के सबसे रिच पर्सन लैन वांगजी से। फेमियान शौक होकर कहता है, क्या, लैन वांगजी से? उस ओल्ड पर्सन से? यू कहती है, ओल्ड? आपको वो पर्सन कौन सी जगह से ओल्ड लगता है? फेमियान कहता है, यू वो लगभग 30-32 साल का है। यू कहती है, हाँ तो तुम्हें उसकी एज दिखाई दे रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन कितना रिच है। और तुम ही सोचा, अगर विंग की मैरिज उससे हो जाएगी तो हमें अभी तो इतना ही फ़ायदा हुआ है, आगे चलकर हम विंग से बोलकर अपनी कंपनी में भी इन्वेस्ट करवा सकते हैं और अपनी कंपनी भी बड़ी हो जाएगी। वैसे भी हमारी कंपनी से अभी हमारा घर खर्च ही चलता है। उसके अलावा अभी हमें यांगली की मैरिज करनी है, जियान चैन को पढ़ाना है, बिजनेस स्टडी के लिए अब्रॉड भेजना है। ये सब कैसे होगा हमारी उन छोटी सी कंपनी से? और फिर मैं विंग का बुरा थोड़ा कर रही हूँ। वैसे भी विंग एक अडॉप्टेड सन है और अब जब उसे मौका मिला है हमारे एहसानों का बदला चुकाने का, तो क्या वो नहीं चुकाएगा? वैसे भी वो इतने बड़े घर में जाएगा, इतने रिच फैमिली में, तो आप ही सोचिए वहाँ उसे वो सब कुछ मिलेगा जो हम नहीं दे पाए। मैडम यू इस तरह से बातें करती है कि ना चाहते हुए भी जियान फेमियान मैडम यू की बातों में आ जाता है। और अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ मैडम यू विंग के लिए एक सस्ती सी ब्राइट वाइट गाउन लेकर आई थी और विंग के पास जाकर कहती है, विंग इसे पहन लो। विंग पूछता है, क्यों मोम, क्यों मोम? और फिर ड्रेस देखते हुए पूछता है, ये तो वाइट ड्रेस है। मैडम यू कहती है, हाँ तो ये तुम्हारा मैरिज गाउन है। विंग शौक होते हुए पूछता है, मैरिज गाउन, वो भी मेरा? मैडम यू कहती है, हाँ, हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और आज अभी तुम्हारी शादी है। जो सुनकर विंग कहता है, नहीं आंटी, मैं अभी मैरिज नहीं करना चाहता। जो सुनकर मैडम यू कहती है, मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ बल्कि बता रही हूँ कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें मैरिज हॉल के लिए निकलना है। इतना कहते ही मैडम यू यांगली से कहती है, यांगली विंग को रेडी कर दो। यांगली कहती है, जी मॉम। अब यांगली अंदर आते हुए गेट बंद कर देती है और विंग से कहती है, आइन, ये शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम कब तक यहाँ माँ की बातों से, उनके तानों से जलील होते रहोगे? इसलिए विंग मेरी बात मानो, तुम मैरिज कर लो और अपने हस्बैंड के साथ हमेशा खुश रहना। इतना सुनते ही विंग कहता है, सीजे, मैं उस इंसान के साथ खुश कैसे रहूँगा जिसे मैं जानता ही नहीं? यांगली कहती है, विंग, शादी होने के बाद हर कोई एक दूसरे को जान जाता है और वैसे भी मेरा भाई तो हर चीज़ में परफेक्ट है। मैं जानती हूँ वो वहाँ भी सबको अपना बना लेगा। और हाँ, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड बहुत रिच है। अब तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, बड़े बड़े होटल, मॉल, क्लब जाओगे, वहाँ नौकर चाकर सब होंगे, वहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और हाँ, वहाँ तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हो। विंग कहता है, सच्ची चीज़ें? यांगली कहती है, हाँ बिल्कुल। वैसे भी जब तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड वेडिंग नाइट पर पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम उसे बता देना कि तुम पढ़ना चाहते हो। देखना, वो झट से तुम्हारी बात मान जाएगा, वो बहुत अच्छा पर्सन है। ये कहते हुए यांगली मन में कहती है, काश वो ऐसा ही हो जैसे मैं विंग को बता रही हूँ। वैसे भी इस घर में उसे कुछ नहीं मिला सिवाय मॉम की नफ़रत का। यही सोचते हुए यांगली विंग को रेडी कर लेती है और उसका अच्छे से मेकअप भी करती है। और तभी जियान हाउस में अंकल कुरेन ने हान से कहकर एक बड़ी सी गाड़ी भिजवा दी थी जो विंग को और उसकी फैमिली को चर्च ले जाती। अब हम इधर वांगजी को देखते हैं, जिसे सुयान रेडी करते हुए कहता है, बॉस, मानना पड़ेगा, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। वैसे बॉस, मैडम कैसी है दिखने में? वांगजी कहता है, पता नहीं। सुयान कहता है, क्या बॉस, क्या आपने मैडम को नहीं देखा? वांगजी कहता है, नहीं, वैसे भी मैं ये शादी अपने लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि अंकल के लिए कर रहा हूँ और जैसे ही अंकल का ऑपरेशन हो जाएगा मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। सुयान कहता है, क्या सर, पर ऐसा क्यों? वांगजी कहता है, वो इसलिए सुयान, क्या तुम्हें लगता है कोई ओमेगा मुझसे ऐसे ही मैरिज कर रही होगी, ये जानते हुए भी कि मैं 30 साल का हूँ और एक बेबी का फादर भी? वो मुझसे केवल मेरे पैसों के लिए मैरिज कर रही होगी। खैर छोड़ो, पैसों के लिए ही सही, मगर शादी के बाद अंकल कम से कम अपना ऑपरेशन तो करवा देंगे ना? सुयान कहता है, जी बॉस। तभी कुरेन, जो सभी अभी भी बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था, वो गुचेन को साथ लेकर वांगजी के रूम में आता है और वांगजी से पूछता है, वांगजी, क्या तुम रेडी हो गए हो? वांगजी कहता है, जी अंकल, वैसे आप कहाँ जाने के लिए रेडी हो रखे हो? कुरेन कहता है, क्या मतलब? ऑफ कोर्स तुम्हारी शादी में जाने के लिए।
वांग जी कहता है, पर अंकल आपकी तबीयत सही नहीं है। कुरेन कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं गुचेन और हान को लेकर जा रहा हूँ। अगर मुझे फिर से पेन वगैरह होता है तो गुचेन मुझे इंजेक्शन दे देगा। क्यों गुचेन? गुचेन कहता है, हाँ वांग जी, वैसे भी ये देखो मैं इंजेक्शन अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, ओके अंकल। तभी सिजोई भी रेडी होकर आता है और वो वांग जी को देखते हुए कहता है, डैड देखिए मैं भी रेडी हो गया और आई एम सो हैप्पी डैड कि आज मैं आपकी शादी को अटेंड करूँगा। तभी वांग जी कहता है, हाँ हाँ मेरा बच्चा। इतना कहकर वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और शुयान से कहता है, शुयान जाओ गाड़ी निकालो। तभी शुयान कहता है, बॉस गाड़ी रेडी है। और अब वांग जी और उसकी फैमिली, वैसे वांग जी के पास फैमिली के नाम पर कुरेन और सिजोई है, उसके अलावा हान अंकल का बॉडीगार्ड प्लस पीए प्लस फ्रेंड सब कुछ है, और साथ में डॉक्टर गुचेन जो अंकल कुरेन के ही फ्रेंड है। ये सभी लोग 2 गाड़ियों में बैठते हैं और मैरिज हॉल के लिए निकल जाते हैं, जहां हमारा विंग अपनी फैमिली के साथ पहले ही पहुंचा हुआ था। और जैसे ही वांग जी कुरेन वहां पहुंचते हैं, मैडम यू और जियान फेमियन उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी कुरेन कहता है, हमारी डॉटर इन लॉ कहाँ है? मैडम यू कहती है, वो अंदर है, वॉशरूम गया होगा, आप लोग अंदर चलिए, प्रिस्ट हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कुरेन कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वांग जी जाकर स्टेज पर खड़ा हो जाता है। यांगली भी विंग को लेकर आती है। उसके बाद फेमियान विंग को लेकर स्टेज पर जाता है और विंग का हाथ वांग जी के हाथ में पकड़वाता है, जहाँ कुरेन भी सिजोई के पास रिंग देता है और सिजोई वो रिंग लेकर अपने डैड के पास जाता है, जहाँ वांग जी सिजोई से रिंग लेता है और विंग की फिंगर में डाल देता है। वहीं अब रिंग पहनाने की बारी विंग की थी। तभी मैडम यू आगे आकर विंग के हाथ में गोल्ड की रिंग देते हुए उन सभी से कहती है, वो क्या है ना, जल्दबाजी में हमें रिंग खरीदने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए हमें डायमंड की रिंग नहीं ला पाए। अब घर में गोल्ड की ही रिंग पड़ी थी तो हम उसे ही ले आए। जो सुनकर कुरेन कहता है, कोई बात नहीं मिसिस जियान, वैसे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि रिंग गोल्ड की है या फिर डायमंड की, हमें तो बस डॉटर इन लॉ से मतलब है। तभी कुरेन कहता है, बेटा तुम वांग जी को रिंग पहना दो। विंग अपने मन में कहता है, ओह इनका नाम वांग जी है, वैसे मैं पहला ओमेगा हूँ जिसे शादी के टाइम ही अपने हस्बैंड का नाम पता चल रहा। अब विंग वो गोल्ड के रिंग वांग जी के फिंगर में पहना देता है। उसके बाद प्रेस्ट बाल से लेता है और उन्हें किस करके शादी को लॉक करने को कहता है, जहां वांग जी विंग के फोरहेड के ऊपर ही किस करता है और ये शादी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो लोग विंग को लेकर लैन मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। इधर मैडम यू एक हैवी ब्रीज छोड़ते हुए कहती है, चलो सब अच्छे से हो गया। उसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं, जहां वांग जी ने अभी तक विंग का फेस नहीं देखा था क्योंकि उसके सर पर वेल थी। वहीं विंग जिसे वांग जी का फेस दिख तो रहा था मगर क्लियर नहीं था। अब वांग जी अपने अंकल से कहता है, अंकल मुझे एक ज़रूरी काम है तो मैं 10 मिनट में आया। कुरेन कहता है, वांग जी ये क्या बात हुई? अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम अपने ब्राइड को छोड़कर काम पर जा रहे हो, वो भी इस वक्त? तभी वांग जी कहता है, आई एम सॉरी अंकल, मगर बहुत अर्जेंट है, और वैसे भी आपको डॉटर इन लॉ तो आ गई ना, इसलिए आप ही सर्वेंट से कहकर उसे रूम में भिजवा दीजिए। ये कहकर वांग जी शयान के साथ घर के हॉल से ही बाहर आ जाता है। इधर कुरेन विंग के पास आता है और विंग से कहता है, आई एम सॉरी विंग, वो क्या है ना, वांग जी को काम 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 उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। खैर तुम थक गए होंगे, जाओ वांग जी के रूम में जाकर आराम करो। इतना कहकर वो सर्वेंट को बुलाता है और विंग को वांग जी के रूम में भिजवा दिया जाता है, जो रूम वेडिंग नाइट के लिए अच्छे से डेकोरेट था। विंग ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन वो फिर भी बेड पर बैठ जाता है, जहाँ कुछ देर बाद सर्वेंट रूम में विंग के लिए डिनर लेके आती है और विंग से कहती है कि बड़े सर ने कहा है कि आप डिनर कर लीजिए क्योंकि वांग जी सर को आने में अभी काफ़ी समय है। विंग हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद सर्वेंट के जाने के बाद विंग पहले तो वॉशरूम ढूंढता है और वहाँ जाकर फेस क्लीन करके आता है और फिर डिनर करके वापस बेड पर बैठ जाता है। इधर अब विंग को डिनर करने के बाद नींद आने लगती है, क्योंकि विंग जियान हाउस में सारा काम करने के बाद डिनर करता था और फिर तुरंत ही सो जाता था, क्योंकि उसे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। इसलिए इधर भी डिनर करने के बाद विंग को नींद आने लगती है। वो काफ़ी कोशिश करता है जगह रहने की, मगर फिर भी विंग कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अब रात के 1 बज चुके थे, जहां अंकल कुरेन अभी भी जगे हुए थे, क्योंकि वांग जी अपनी वेडिंग नाइट के दिन ही बाहर चला गया था और 10 मिनट कहकर रात के 1 बजे लौटा था। तभी वांग जी अंदर आते ही हॉल में अंकल को बैठे देखता है और पूछता है, अंकल आप अभी सोए नहीं? अंकल कहता है, कैसे सो सकता था वांग जी,
जिसका नेफ्यू अपनी वेडिंग नाइट के दिन ही अपनी ब्राइड को छोड़कर ऑफिस चला जाए, भला वहाँ फैमिली कैसे सो सकती है। वांग जी, खैर तुमने मेरी बातों को तो कभी माना नहीं, मगर फिर भी समझाने का मेरा फ़र्ज़ है बेटा। वांग जी, अब तुम्हारी शादी हो गई है और अब विंग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए बेटा अब कंपनी से हटकर उस पर भी ध्यान देना, ताकि उसे ऐसा न लगे कि उसका हस्बैंड उससे प्यार ही नहीं करता। तभी वांग जी कहता है, ये तो सच है ही ना अंकल कि मैं उससे प्यार नहीं करता, और वैसे भी आपने इतनी जल्द हमारी शादी करवाई है कि मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो क्या आप उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हैं। कुरैन कहता है, हाँ क्यों नहीं। अब कुरैन हकलाने लगता है, क्योंकि ज़्यादा तो कुरैन भी नहीं जानता था, मगर जितना उसे पता था कि उसका नाम विंग है, उसकी एज 25 ईयर्स ओल्ड है और वो जियान फेमियान का नेफ्यू है। वांग जी कहता है, और तभी कुरैन गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें अल्फ़ा उसका बायोडाटा अभी चाहिए? जाओ सुबह बता दूंगा, अभी तुम कमरे में जाओ, वो बेचारा कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तभी वांग जी कहता है, बेचारा? अंकल आप उसे बेचारा क्यों कह रहे हो, वो तो लड़की है ना, वो तो बेचारी हुई ना। बेचारा बेचारा कुरैन कहता है, नहीं वांग जी, दरअसल मैंने तुम्हारी शादी ओमेगा गर्ल से नहीं बल्कि ओमेगा बॉय से कराई है। वांग जी कहता है, क्या अंकल ये आप क्या करें, आपने मेरी शादी ओमेगा बॉय से कराई है। कुरैन कहता है, हाँ तुम बड़ी मुश्किलों से शादी के लिए माने थे, इसलिए मुझे जो मिला मैंने उससे तुम्हारी शादी करवा दी। आप जाओ अपने हस्बैंड से मिलो, उससे बात करो और उसके साथ नाइट स्पेंड करो, जाओ। वांग जी कहता है, नहीं अंकल, मैं किसी ओमेगा बॉय के साथ कैसे नाइट स्पेंड कर सकता हूँ। कुरैन कहता है, क्यों नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, नहीं अंकल। कुरैन कहता है, वांग जी मैं नहीं जानता कि तुम कैसे नाइट स्पेंड करते हो, मगर 9 महीने बाद मुझे इस घर में एक बेबी चाहिए, वो भी तुम्हारा खुद का। वांग जी कहता है, अंकल ये आप क्या कह रहे हैं। सॉरी अंकल, मगर मैं आपकी ये जिद पूरी नहीं कर सकता, और जाइए अपने रूम में जाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कहते ही वांग जी अंकल कुरैन को गुड नाइट कहता है और अपने रूम में आ जाता है। जहाँ आते ही वांग जी देखता है कि उसकी ब्राइड तो घोड़े बेचकर सो रही है। वहीं विंग के सर से हल्की सी वेल ऊपर हो गई थी, जिस वजह से विंग का आधा फेस दिख रहा था, आधा फेस ढका हुआ था और आधा विजुअल हो रहा था। तभी वांग जी की नज़र विंग के लिप्स पर जाती है, जिसने रेड कलर का लिप बाम अपने लिप पर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उसके लिप्स गुलाब की पंखुड़ियों की तरह दिख रही थी। वांग जी विंग के लिप्स को देखता है और मन में कहता है, वाह ब्यूटीफुल लिप्स, और ये मोल जो उसके लिप्स के नीचे है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तभी वांग जी देखता है विंग को ठंड लग रही है और वो अपने आप को और ज़्यादा सिकुड़ रहा है। ये देखकर वांग जी खुद को उसकी केयर करने से नहीं रोक पाता और वो एसी का टेम्परेचर कम करता है और विंग को ब्लैंकेट उड़ाकर वॉशरूम चला जाता है। वहाँ से कुछ देर बाद वो अपने कपड़े चेंज करके आता है और फिर बेड की तरफ देखता है और मन में कहता है, नहीं मैंने ये शादी केवल अंकल के लिए की है, इसलिए मुझे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और वो काउच को देखता है और काउच पर जाकर सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 5 बजे विंग की आँख खुलती है। जैसे ही वो उठकर बैठता है, तभी उसकी नज़र काउच पर सो रहे वांग जी पर जाती है और वो सोचता है, ये कब आए और ये काउच पर क्यों सो रहे हैं। इतना सोचते ही विंग देखता है कि वांग जी बिना ब्लैंकेट के ही लेटा है, इसलिए विंग एक पतली सी ब्लैंकेट लेता है और वांग जी को उड़ाते हुए वॉशरूम में घुस जाता है। और अब कुछ देर बाद अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर आता है और फिर सीधे नीचे किचन में जाता है और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, क्योंकि जियान हाउस में भी विंग का यही काम था, जहां वो सुबह उठकर सबको जगाना, उनकी पसंद की चाय कॉफ़ी मिल्क उन्हें देना, उसके बाद घर का काम करना और ब्रेकफास्ट बनाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाना, ये सारे काम विंग ही किया करता था। और वही चीज़ सोचते हुए विंग यहाँ भी वो सब काम कर रहा था। और अब जैसे ही 6 बजते हैं, सर्वेंट हाउस में आना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं आज सब कुछ पहले से ही साफ है। ये देखकर लैन फैमिली का हेड सर्वेंट विंग को देखते हुए कहता है, मैम ये सब आपने किया। तभी विंग उस हेड शेफ की तरफ पलटता है और कहता है, जी मैं मैम नहीं बल्कि एक ओमेगा बॉय हूँ, और हाँ ये सारा काम मैंने किया है। क्या कहीं कोई कमी है, क्या सफाई अच्छे से नहीं हुई है। जो सुनकर वो हेड सर्वेंट कहता है, नहीं नहीं मास्टर, सारा काम परफेक्ट है, मगर आपने ये सब क्यों किया। वैसे भी ये काम करने के लिए यहाँ बहुत सारे सर्वेंट हैं। विंग शॉक होकर कहता है, क्या। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। वो हेड सर्वेंट कहता है, कोई बात नहीं सर, अब आप जाइए और अपने
रूम में आराम कीजिए। विंग कहता है आराम? नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। सर्वेंट कहता है जी मास्टर, मगर आप ये काम छोड़ दीजिए, बाकी के काम हम कर लेंगे। और वो विंग के हाथों से पाइप छीन लेता है, क्योंकि विंग इस समय पौधों में पानी दे रहा था। तभी कुरेन पीछे से कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे, जिसे सुनते ही विंग और सर्वेंट पलटकर पीछे देखते हैं जहाँ कुरेन खड़ा था। तभी दोनों कुरेन को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। उसके बाद सर्वेंट कुरेन को बताता है कि देखिए सर, मास्टर पता नहीं कब उठे और उन्होंने घर का सारा काम कर दिया। जो सुनकर कुरेन शौक होता है और विंग को देखते हुए कहता है विंग, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तभी विंग, जो जानता था कि ये वांग जी के अंकल हैं, वो आगे आकर कहता है नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मुझे तो इन सब कामों की आदत है। कुरेन कहता है क्या? विंग कहता है हाँ अंकल। कुरेन कहता है विंग बेटा, अभी तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो, लेकिन आज से, बल्कि अभी से तुम इस घर के मालिक हो, और यहाँ तुम्हें किसी का ऑर्डर लेना नहीं है बल्कि देना है। और हाँ, आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगे, समझे? विंग अंकल कुरेन को देखते हुए पूछता है फिर मैं क्या करूँगा? अंकल कुरेन कहता है कुछ नहीं, आज के बाद तुम्हें अपने हस्बैंड और बेबी का ख्याल रखना है। विंग शौक होकर कहता है बेबी? क्या इस घर में बेबी है? कुरेन कहता है हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता, वांग जी का एक बेबी है। ये सुनकर तो विंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी कुरेन विंग का फेस देखकर समझ जाता है कि इस इनोसेंट बॉय को कुछ भी नहीं पता। उसके बाद कुरेन विंग को अपने साथ अंदर ले जाता है और सर्वेंट से 2 कप कॉफ़ी लाने को कहता है। उसके बाद कुरेन विंग को अपने पास बिठाते हुए विंग से पूछता है विंग, तुम्हारा फेस देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें शायद ये बात पता नहीं थी, है ना? विंग हाँ में सिर हिला देता है। तभी कुरेन कहता है पर मैंने मिसेस जियान को पहले ही सब कुछ बता दिया था कि वांग जी 30 साल का है और उसका एक बेबी भी है। विंग शौक होकर चिल्लाता है क्या अंकल, वो 30 साल के हैं? कुरेन विंग के ऐसे पूछने से कहता है हाँ, क्या हुआ, और वैसे भी मैंने सब कुछ बता दिया था। तभी विंग अपने मन में सोचता है वो मुझसे, और वो फिंगर में काउंटिंग करने लगता है, जो देखकर कुरेन पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है मैं गिन रहा हूँ कि वो मुझसे कितने बड़े हैं। इस पे कुरेन हंसते हुए कहता है टेंशन मत लो, वो तुमसे 5 साल बड़ा है। विंग कहता है नहीं अंकल, वो मुझसे 12 साल बड़े हैं। ये सुनते ही कुरेन कहता है क्या? विंग कहता है हाँ अंकल, मैं तो सिर्फ अभी 18 साल का हूँ। कुरेन कहता है पर तुम्हारी मॉम ने तो मुझे 25 साल बताया था। तभी विंग कहता है वो मेरी मॉम नहीं बल्कि आंट है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। ये सुनकर तो कुरेन को सब समझ आ जाता है कि उसे मैडम यू पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने लालच में इस मासूम से, इनोसेंट से बच्चे की धोखे से शादी करवा दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी कुरेन सर्वेंट से कहता है जाओ हान को बुलाओ। उसके बाद कुरेन विंग से कहता है कि वो अपने कमरे में जाकर वांग जी को जगा दे, क्योंकि उसे ऑफिस जाना होगा ना। विंग हाँ में सिर हिलाता है और जाने लगता है। तभी कुरेन कहता है विंग, तुम वांग जी के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर ले जाओ। विंग जी कहता है और वहाँ से किचन में जाता है और वांग जी के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर हान कुरेन के पास आकर कहता है जी सर, क्या हुआ? तभी कुरेन कहता है हान, हमने जिस बच्चे से वांग जी की शादी करवाई वो अभी मात्र 18 साल का है। जो सुनकर हान भी शौक हो जाता है और कहता है पर सर, ये कैसे हो सकता है? उस दिन मिसेस जियान ने तो कहा था कि उसका बेटा 25 साल का है। जो सुनकर कुरेन कहता है उस औरत ने झूठ बोला था, क्योंकि विंग उनका बेटा नहीं है बल्कि एक अडॉप्टेड सन है। हान शौक होकर कहता है क्या? कुरेन कहता है हाँ, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस औरत ने ये सब क्यों किया, उस पैसे के लिए जो हमने उसे डाउरी के तौर पर दिया था। तभी हान कहता है इसका मतलब उन्होंने 200 मिलियन वॉन के लिए हमसे झूठ बोला है। कुरेन कहता है हाँ, लगता तो यही है। तभी हान कहता है अब क्या होगा सर? अगर मास्टर को पता चलेगा कि मास्टर उनसे 12 साल छोटे हैं तो वो तो मास्टर को छोड़ देंगे, क्योंकि वांग जी सर कभी भी इतने छोटे बच्चे के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। कुरेन कहता है हाँ हान, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर साथ ही ये भी सोच रहा हूँ कि अगर वांग जी ने उसे डिवोर्स दिया तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैडम यू उसका ख्याल अच्छे से भी रखती होगी। हान कहता है हाँ सर, ये तो है। तभी कुरेन कहता है वैसे अभी देखते हैं, क्या पता वांग जी को विंग पसंद आ जाए और उन दोनों का डिवोर्स ही ना हो। इसे सुनते ही हान कहता है हाँ सर, वैसे भी हम लोग अभी क्यों ये सोच रहे हैं, वैसे भी मुझे मास्टर काफ़ी समझदार लग रहे हैं, हमें उन्हें टाइम देना चाहिए। कुरेन कहता है हाँ, अब हम इधर
विंग को देखते हैं जो कॉफ़ी लेकर कमरे में पहुंच गया था। वहीं वांग जी भी उठकर बैठा था। तभी विंग के अंदर आते ही वांग जी विंग को और विंग वांग जी को देखता है। तभी विंग कहता है गुड मॉर्निंग। वांग जी गुड मॉर्निंग का जवाब देता है। उसके बाद विंग कॉफ़ी लेकर वांग जी के पास आता है और वांग जी को कॉफ़ी देते हुए कहता है ये आपकी कॉफ़ी। वांग जी विंग के हाथ से कॉफ़ी लेता है और एक सिप पीते ही कहता है वाह ये कॉफ़ी किसने बनाई। विंग जवाब देता है जी मैंने। वांग जी कहता है वाह कॉफ़ी अच्छी बना लेते हो। विंग सिर झुकाकर कहता है जी। इतना कहकर विंग जाने लगता है। तभी वांग जी विंग को रोकता है और विंग से कहता है सुनो। विंग वांग जी की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और पलटते हुए कहता है जी। तभी वांग जी पूछता है वैसे तुम्हारा नाम विंग है ना। विंग कहता है जी। वांग जी विंग से कहता है देखो विंग मुझे नहीं पता कि मेरे अंकल ने मेरे बारे में तुम्हें क्या क्या बताया है और क्या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। साथ ही ये भी कि मुझ में तुम्हें या फिर किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मुझे मैरिज में ही इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मैरिज करना ही नहीं था। वो तो मुझे अंकल के लिए मैरिज करनी पड़ी और आज से तुम इस घर में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हाँ मुझसे कभी भी कोई उम्मीद मत लगाना कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखना चाहता हूँ। और तुम चाहो तो तुम मुझसे डिवोर्स भी ले सकते हो। मगर 1 साल बाद वो क्या है ना अंकल को हार्ट डिसीज है और उनका ऑपरेशन होने वाला है। इसलिए ऑपरेशन के बाद भी जब तक वो अच्छे से रिकवर नहीं होते तब तक हमें मैरिज कपल होने की एक्टिंग करनी होगी, समझे। विंग वांग जी की बात सुनकर केवल जी कहता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। और अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे जहाँ विंग और वांग जी एक कपल होने तो प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनके बीच में ना ही बात होती थी और ना ही कोई फिजिकल कांटेक्ट बना था। इधर वांग जी जब भी अपने कमरे में होता था वो यांगली की ही बात इधर विंग जब भी अपने कमरे में होता था वो यांगली की ही बात को याद किया करता था कि उसकी सीजे ने तो कहा था कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम उसे अपनी पढ़ाई की बात करना, पर उन्होंने तो मुझे कुछ पूछा ही नहीं और लगता भी नहीं है कि वो पूछेंगे भी। विंग यही सब सोचता रहता था। वहीं अंकल का सिजोई का काफ़ी ध्यान रखता था। सिजोई की सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे विंग ने ले ली थी। वही सिजोई भी विंग से काफ़ी प्यार करता था। एक दिन दोनों ही बैठे थे। तभी सिजोई विंग से कहता है मम्मा आप क्या सोच रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं बेबी, तुम बताओ तुमने अपना होमवर्क कर लिया। सिजोई कहता है नहीं। विंग पूछता है क्यों। सिजोई कहता है क्योंकि मेरा मन नहीं है और जब मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं पढ़ता। जो सुनकर विंग कहता है पर बच्चा ये तो गलत बात है ना, हमें पढ़ना ज़रूरी होता है वरना हम लोग ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं जैसे मैं रह गया। तभी सिजोई पूछता है क्या मतलब। विंग कहता है इधर आओ मैं तुम्हें आज एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये कहकर वो सिजोई को अपने लैब में बिठाता है और कहता है तुम्हें पता है एक बच्चा था जो बहुत छोटा था, करीब करीब तुम्हारे एज का था। एक दिन एक फैमिली अनाथ आश्रम आई। उन्होंने वहाँ से एक बच्चे को अडॉप्ट किया। उसके बाद वो उस बच्चे को घर ले आए जहाँ उस फैमिली में पहले से 2 बेबी थे, एक ओमेगा गर्ल और एक ओमेगा बॉय। जहाँ वो ओमेगा गर्ल तो उस बच्चे से बहुत प्यार करती थी, मगर वहीं वो ओमेगा बॉय उस बच्चे को खास पसंद नहीं करता था। फिर भी वो उस घर में रहा। धीरे धीरे उसने देखा कि वो दोनों भाई बहन स्कूल जा रहे हैं, मगर वो बेचारा बच्चा दिन भर घर पर ही रहता था। पर एक दिन उसने उस फैमिली से कहा कि उसे भी पढ़ना है। जो सुनकर वहाँ जो मैडम थी उन्होंने तो कहा कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगा और फिर स्कूल का खर्च, बुक का खर्च वो कौन अफोर्ड करेगा। तब उस बच्चे ने कहा मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, केवल इतना पढ़ना चाहता हूँ कि मैं अपना नाम लिख सकूँ, किसी से बात कर पाऊँ, उनकी बातों को समझ पाऊँ। ये सुनकर उस घर के अंकल मान गए और उन्होंने उस बच्चे को स्कूल भेज दिया। जहाँ जाते ही वो बहुत हैप्पी हुआ क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और फिर वहाँ कुछ लोग उसके फ्रेंड भी बने। वो अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी हैप्पी था और उसे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था और जब लोग उस बच्चे के लिए क्लैपिंग करते थे तब उस बच्चे को अपने ऊपर प्राउड फील होता था। और फिर अगले दिन वो और ज़्यादा मेहनत करता था ताकि उसके लिए वो बच्चे उसके क्लासमेट हमेशा क्लैपिंग करते रहे। और देखते ही देखते वो पूरी स्कूल में टॉपर बन गया था। उस बच्चे ने सोचा वो बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेगा, लेकिन जैसे ही स्कूल से मिडिल स्कूल में जाने का टाइम मिला
उसके घर वालों ने उसके हाथ से किताबें छीनकर झाड़ू वाइपर पकड़ा दिया। वो बहुत रोया। उसने अपने घर वालों से काफ़ी मिन्नतें की, मगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन भूखे रहने के बाद उसे लगा कि शायद यही उसकी किस्मत है। और नेक्स्ट डे से ही वो घर के काम में लग गया और उसे डॉक्टर बनने का सपना छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर एक दिन उस बच्चे की शादी हो गई। उसकी सीजे ने फिर उसे एक उम्मीद दी थी कि वो अपने हस्बैंड से कहकर आगे की पढ़ाई पूरी कर सकता है, मगर वहाँ भी उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर एक बार दोबारा उसका सपना टूट गया। तभी विंग सिजोई को देखता है, जो विंग की ही गोद में सो चुका था। ये देखकर विंग को थोड़ा सा दुख हुआ और मन में सोचता है, सिजोई, क्या ये स्टोरी इतनी बोरिंग थी जो तुम सुन भी नहीं पाए? कम से कम इतना तो पूछते कि मम्मा ये स्टोरी किसकी है, तो मैं तुम्हें बताता कि ये स्टोरी मेरी है। हाँ, मेरी। इधर सिजोई ने तो विंग की स्टोरी नहीं सुनी थी, मगर अंकल कुरेन ने सुन ली थी और वो समझ भी गए थे कि ये स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि विंग की है। और फिर अंकल कुरेन अपने कमरे में आकर सोचते हैं, आज नहीं तो कल वांगजी विंग को डिवोर्स दे देगा, पर क्यों ना उससे पहले मैं उसके लिए कुछ करूं, उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करूं। यही सोचते सोचते वो बेड पर बैठते हैं और फिर हान को अपने कमरे में बुलाते हैं और उनसे बात करता है। इधर विंग सुजय को सुलाकर अपने कमरे में आ जाता है, जहां अब विंग काउच पर सोता था और वांगजी बेड पर, क्योंकि विंग को तो आदत थी ऐसे सोने की। वहीं वांगजी दिन भर थक कर आता था, इसलिए विंग ने वांगजी को बेड पर सोने को कह दिया था और इस बात के लिए वांगजी ने भी हामी भर दी थी। अब विंग जैसे ही कमरे में आता है तो देखता है वांगजी अभी नहीं आया था, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम जाता है, शावर लेता है और बाहर आकर अपने काउच पर सो जाता है। इधर वांगजी किसी बिजनेस पार्टी में गया हुआ था, जहां उसने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली और अब रात के 12 बजे जब वो मीटिंग ओवर हुई तब सुयान वांगजी को घर छोड़ता है। अब वांगजी अपने रूम में आता है, जहाँ वो विंग को लेटा देखता है और विंग को देखते हुए सोचता है, इसे कितनी जल्दी नींद आती है, जब देखो ये मुझे सोया हुआ ही मिलता है। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद वांगजी अपने कपड़े उतारता है और शावर लेने चला जाता है। उसके बाद वांगजी जब शावर लेकर आता है और फिर एक नज़र विंग को देखता है, जहां आज भी वांगजी की नज़र उसके लिप्स पर ही जाती है, क्योंकि आज विंग ने पिंक कलर का लिप बाम लगाया हुआ था और उसके लिप्स पर काफ़ी अच्छी शाइनिंग भी थी, जो देखकर फिर से वांगजी का मन उसके लिप्स को टेस्ट करने के बारे में सोचता है और खुद से ही कहता है, नहीं वांगजी, तू ये क्या सोच रहा है? तू उसके लिप्स को क्यों देख रहा है? वैसे भी तुमने ही उसे खुद से दूर रहने को कहा है और अब वो तू खुद उसके लिप्स को देख रहा है। वांगजी कहता है, नहीं, मैं उसके लिप्स को नहीं देखूंगा। इतना कहते ही वो बेड पर लेटता है और आंखें बंद करके सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग अपना डेली रूटीन पूरा करता है। उसके बाद जब सिजोई अपना स्कूल चला जाता है, वांगजी भी अपने ऑफिस निकल जाता है। उसके बाद कुरेन विंग के पास आता है और विंग से कहता है वो रेडी हो जाए। विंग पूछता है, क्यों अंकल? कुरेन कहता है, क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो। विंग पूछता है, कहाँ? कुरेन कहता है, ओहो सर, तुम्हें सारे जवाब अभी चाहिए? मैंने कहा ना रेडी हो जाओ। विंग कहता है, जी अंकल। उसके बाद विंग रेडी होकर आता है, जहाँ कुरेन विंग से पूछता है, तुम रेडी हो ना? विंग कहता है, जी अंकल। उसके बाद कुरेन विंग को बाहर लेकर आता है और विंग के लिए गाड़ी का डोर ओपन करके कहता है, बैठो। विंग भी चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद कुरेन भी बैठता है और हान, जो गाड़ी चलाने वाला था, कुरेन हान से कहता है, हान चलो। उसके बाद हान गाड़ी लेकर सीधा पहुंचता है हाई स्कूल में, जहां कुरेन विंग का एडमिशन 11th क्लास में करवाता है और आज ही उसके लिए बैग बुक्स वगैरह, साथ ही उसके लिए यूनिफॉर्म वगैरह लेकर घर पहुंचता है। विंग से कहता है, लो भाई, तुम्हारी सारी तैयारी हो गई है और अब कल से तुम डेली स्कूल जाओगे, समझे? जो सुनकर तो विंग काफ़ी हैप्पी होता है और वो अंकल को हक कर लेता है। साथ ही विंग की आंखों में आंसू भी थे, जो देखकर कुरेन कहता है, बस बस बेटा, रोना बंद करो। तभी विंग कहता है, जी अंकल, थैंक यू सो मच। कुरेन कहता है, बस बस। उसके बाद विंग अपनी सारी किताबें लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। तभी कुरेन पूछता है, बेटा, तुमने अपनी बुक वहाँ क्यों रखी? जो सुनकर विंग कहता है, अंकल, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो परेशान हो, इसलिए। कुरेन कहता है, ओके, वैसे भी ये घर तुम्हारा है, तुम अपनी बुक कहीं भी रख सकते हो। अब विंग लंच वगैरह करने के बाद उस रूम में जाता है और अपनी सारी बुक निकालता है। उनके बाद वो उन सब पर कवर ववर चढ़ाकर एकदम अच्छे से चकाचक कर देता है। उसके बाद शाम का डिनर करने के बाद विंग हाउस पर लेटा था, मगर आज वो इतना हैप्पी था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वहीं वांगजी, जो घर आ चुका था और बेड पर बैठकर लैपटॉप में अपना काम कर रहा था, तभी उसकी नज़र विंग पर जाती है,
जो काउच पर करवटें ले रहा था। तभी वांगजी पूछता है, क्या हुआ? वांगजी की आवाज़ सुनकर विंग चौंकते हुए वांगजी को देखता है और कहता है। तभी वांगजी फिर से पूछता है, क्या हुआ? तुम ये करवटें क्यों बदल रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं। तभी वांगजी कहता है, वैसे तो तुम जल्दी सो जाते हो, फिर आज क्या हुआ? विंग फिर से कहता है, कुछ नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही है, तो क्या मैं थोड़ा बाहर से घूम कर आ जाऊँ? वांगजी कहता है, इसमें पूछने की क्या बात है। उसके बाद विंग जल्दी से उठता है और दूसरे रूम में आता है, जहाँ वो अपनी बुक वगैरह को देखता है और उन्हें हाथ में लेकर कहता है, कल से मैं स्कूल जाऊँगा और खूब मेहनत करके एक कामयाब डॉक्टर बनूँगा। यही सोचते हुए वो फिर से एक नज़र अपने बुक वगैरह पर डालता है और फिर वापस अपने रूम में आता है। और अब वो बहुत हैप्पी लग रहा था। उसके फेस पर एक अलग ही चमक थी और वो आते ही सीधा काउच पर लेटते हुए वांगजी को गुड नाइट कहता है और सो जाता है। इधर वांगजी शौक और मन में सोचता है, ये देखो, अभी अभी करवटें ले रहा था और अब आते ही सो गया। कुछ देर बाद वांगजी भी अपना काम ख़त्म करता है और सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जल्दी उठता है, अपना डेली रूटीन पूरा करता है और फिर सुजय को स्कूल भेजने के बाद खुद भी रेडी होता है और अंकल कुरेन को बाय कहकर वो भी अपने स्कूल चला जाता है, जहाँ आज विंग का पहला दिन था। तो हान विंग को स्कूल छोड़ने गया था और फिर विंग को स्कूल ड्रॉप करने के बाद हान विंग से कहता है, मास्टर, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको लेने आ जाऊँगा और नहीं मिला तो मैं ड्राइवर भेज दूँगा। विंग ओके कहता है और फिर हान को बाय कहकर अंदर क्लास में चला जाता है, जहाँ विंग सभी को देखता है और फिर वो एक खाली जगह देखकर वहाँ पर बैठ जाता है। तभी सामने वाला पर्सन विंग के पास आता है और विंग से पूछता है, क्या वो न्यू एडमिशन है? विंग हाँ में सिर हिला देता है। वो पर्सन कहता है, मेरा भी। वैसे हेलो, मेरा नाम न्यूसेन है। विंग कहता है, हाय, मेरा नाम विंग है। न्यूसेन कहता है, ओह, वैसे विंग, मेरे सामने कोई नहीं है, तुम चाहो तो मेरे पास बैठ सकते हो। विंग कहता है, ओके। उसके बाद विंग वहाँ से उठता है और न्यूसेन के बगल में बैठ जाता है। उसके बाद दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तभी दो बच्चे और आते हैं और ये दोनों हमारा वेनिंग और शाओशिनचैन थे। वो दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड थे। तभी वो उसी सीट पर बैठते हैं जिस पर विंग पहले बैठा था। उसके बाद वो दोनों ही आपस में बात कर रहे थे, मगर तभी हमारा न्यूसेन, जो बहुत ही क्यूट था और उसे फ्रेंड बनाना अच्छा लगता था, इसलिए वो उन दोनों को भी हाय करते हुए पूछता है, क्या तुम दोनों भी न्यू एडमिशन हो? वेनिंग और शाओशिनचैन कहता है, हाँ। क्या तुम भी? न्यूसेन कहता है, हाँ, हम दोनों भी। वैसे मेरा नाम न्यूसेन है और ये विंग है। विंग भी उन दोनों को हेलो कहता है। तभी वेनिंग कहता है, मेरा नाम वेनिंग है और मेरा बेस्ट फ्रेंड शाओशिनचैन है। हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है। शाओशिनचैन कहता है, ओ। उसके बाद वो लोग अपनी क्लास लेते हैं। उसके बाद जब उन्हें टाइम मिलता है वो चारों कैंटीन जाते हैं और अपने लिए फूड वगैरह बाय करके चारों एक साथ बैठते हैं। उसके बाद चारों अपने अपने बारे में बताता है, जहाँ विंग से पूछा जाता है, मगर विंग अपने फ्रेंड को सब कुछ बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो मैरिड है। उसके बाद वो चारों बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, जहाँ विंग, न्यूसेन, शाओशिनचैन, ये तीनों तो ओमेगा बॉय थे, मगर हमारा वेनिंग वो अल्फ़ा था और वो शाओशिनचैन को पसंद करता था, मगर वो कभी भी अपनी दिल की बात शाओशिनचैन को नहीं बता पाया। और अब वो लोग फर्स्ट दिन ही स्कूल में काफ़ी इंजॉय करते हैं। साथ ही सब अपना अपना ड्रीम भी बताते हैं कि उन्हें आगे क्या क्या करना है। जहाँ न्यूसेन बताता है कि उसे तो बिजनेस की पढ़ाई करनी है और अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करना है। वहीं शाओशिनचैन कहता है उसे तो राइटर बनना है। वहीं वेनिंग बताता है कि उसे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, और अरे वाह, विंग को भी डॉक्टर ही बनना है ना विंग? विंग कहता है, हाँ। उसके बाद उनकी क्लास ओवर होती है, जहाँ वेनिंग और शाओशिनचैन वो दोनों बस से घर जाते हैं और विंग के लिए ड्राइवर आया था, वहीं न्यूसेन के लिए भी ड्राइवर आया था। अब वो लोग घर पहुंचते हैं, जहां कुरेन वहीं हॉल में बैठकर विंग का आने का इंतजार कर रहा था। तभी विंग के आते ही कुरेन विंग से पूछता है कि उसका आज का दिन कैसा था। विंग बहुत हैप्पी होकर बताता है कि आज स्कूल का पहला दिन बहुत ही अच्छा था और आज पहली बार उसने एक नहीं बल्कि 3 फ्रेंड बनाए हैं। कुरेन हैप्पी होकर कहता है, वाह, ये तो अच्छी बात है। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर लंच करते हैं। जो सुनकर विंग कहता है, सॉरी अंकल, वो क्या है ना, उसके फ्रेंडों ने उसे स्कूल में बहुत कुछ खिला दिया था, तब उसका पूरा पेट भरा हुआ है। जिस पर कुरेन कहता है, चलो ठीक है, तुम जाओ और आराम कर लो। विंग कहता है, जी अंकल। उसके बाद विंग उस रूम में जाता है जहाँ उसने अपनी बुक वगैरह रखी थी और आते ही वो अपना होमवर्क वगैरह करने लगता है और इसी चक्कर में उसे 2-3 घंटे हो जाते हैं। तभी कुरेन ऊपर आते हुए विंग के रूम को नॉक करता है और फिर अंदर आते हुए विंग से पूछता है, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो?
विंग कहता है कुछ नहीं अंकल, वो सर ने होमवर्क दिया था उसी को पूरा कर रहा था। कुरैन कहता है तो क्या होमवर्क हो गया? विंग पूछता है जी। उसके बाद विंग और अंकल नीचे आते हैं और शाम की चाय का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद विंग अंकल के साथ बैठकर काफ़ी सारी बातें करता है और यहाँ तक कि अयान का ध्यान भी रखता है। वो तीनों लोग घर में काफ़ी मौज मस्ती करते हैं, जहाँ तीनों साथ में गेम खेलते हैं, गार्डन में शाम की वॉक करते हैं, उसके बाद मूवी वगैरह देखते हैं। और ये सब करते हुए उन्हें नाइट हो जाती है और अब सर्वेंट रूम में आकर कुरैन से कहते हैं कि मास्टर डिनर लग चुका है। कुरैन कहता है हम आते हैं। उसके बाद विंग, सिजोई, कुरैन तीनों नीचे जाकर डिनर करने लगते हैं, क्योंकि वांग जी कभी कभी ही जल्दी घर आता था, वरना वो 11-12 बजे से पहले घर नहीं आता था, इसलिए वो तीनों पहले ही डिनर कर लेते थे। उसके बाद विंग अंकल को गुड नाइट कहकर सिजोई को सुलाने चला जाता है और फिर सिजोई को सुलाने के बाद भी टाइम बचता था तो विंग थोड़ी देर अपनी बुक पढ़ने लगता था और फिर आधा 1 घंटा अपनी बुक पढ़ने के बाद विंग अपने कमरे में जाकर काउच पर सो जाता था। और इधर वांग जी भी लेट नाइट घर आता था तो विंग उसे हमेशा ही सोते हुए दिखता था। और अब ऐसे ही विंग का कॉलेज में स्कूल में 6 महीने बीत चुके थे और अब विंग के हाफ अर्ली एग्ज़ाम थे तो वो घर में आकर कुरैन को बताता है कि अंकल अब वो स्कूल से आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करेगा। जो सुनकर कुरैन कहता है ठीक है बेटा, तुम जो चाहो वो कर लो। विंग हैप्पी होकर थैंक यू कहता है और अंकल को हक कर लेता है। इधर विंग नेक्स्ट डे से एक्स्ट्रा पढ़ाई करने लगता है। मगर विंग नाइट में कभी नहीं पढ़ता था, क्योंकि नाइट में विंग को सिजोई को भी होमवर्क वगैरह कराकर सुलाना पड़ता था, साथ ही कुरैन को भी देखना पड़ता था और फिर वांग जी भी अपना काम वगैरह करके आता था, तो इसलिए विंग थोड़ा स्कूल में और फिर स्कूल से घर आकर ही पढ़ता था। और देखते ही देखते विंग के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे और उसके सारे एग्ज़ाम अच्छे से जाते हैं और कुछ ही दिन बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, जहाँ हर बार की तरह विंग फर्स्ट आया था। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद स्कूल के बच्चों को ट्रिप के लिए एक विलेज एरिया में जाना था और ये ट्रिप 2 दिनों का था, इसलिए टीचर सभी बच्चों से कहते हैं कि वो अपने अपने पेरेंट्स से पूछ कर आएंगे कि जिस ट्रिप पर जाने का मन तो विंग का भी था, लेकिन सिजोई और अंकल के लिए वो जाना कैंसिल कर देता है। और अब नेक्स्ट डे विंग के सभी फ्रेंड विंग का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब विंग नहीं आया तब विंग के फ्रेंड ने विंग के घर पर यानी लैंड मेंशन में कॉल किया, जो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि हान ने पिक किया था। वहीं विंग के फ्रेंड अंकल हान से पूछते हैं कि अंकल क्या बात है, क्या विंग हमारे साथ ट्रिप पर नहीं जाएगा? जो सुनकर हान कहता है ट्रिप? कैसा ट्रिप? तब न्यूसेन बताता है कि हमें स्कूल की तरफ से 2 दिन के लिए माउंटेन साइड ट्रिप पर जाना था और वहाँ हमें पेड़ पौधों पर रिसर्च करना था, कुछ जानकारी लेनी थी। जो सुनकर हान कहता है पर विंग इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। खैर तुम लोग कौन से विलेज में जा रहे हो? न्यूसेन बता देता है कि वो लोग गुसू जा रहे हैं। हान कहता है ओके ठीक है। उसके बाद हान ये सारी बातें कुरैन को बताता है, जो सुनकर कुरैन शौक होता है और उसके बाद विंग को पास बुलाता है और पूछता है विंग ये सब क्या है? तुम्हारे स्कूल के बच्चे ट्रिप पर गए हैं और तुमने हमें बताया भी नहीं। विंग कहता है नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, मुझे ट्रिप पर नहीं जाना था इसलिए नहीं बताया, और वैसे भी वो सब लोग अनमैरिड है और मैं मैरिड हूँ। मेरी आपके प्रति और सिजोई के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए मैंने जाने से मना कर दिया। जो सुनकर कुरैन कहता है नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मैरिड हो और हमारे प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियाँ भी है, लेकिन बेटा तुम्हारा क्या, तुम्हारी भी अपनी लाइफ है, इसलिए अपनी लाइफ को अच्छे से जियो और आइंदा से हमारे बारे में सोचने से पहले ये सोच लेना कि इस घर में बहुत सारे लोग हैं जो हमारी देखभाल कर सकते हैं। इधर कुरैन विंग से ये बात कर ही रहा था, तभी कुरैन का मोबाइल रिंग होता है। कुरैन अपना फ़ोन उठाते हुए कहता है हाँ वांग जी। तभी वांग जी कहता है अंकल मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए गुसू जाना होगा, इसलिए आप किसी से कहकर मेरे कुछ कपड़े पैक करवा दीजिए, मैं अभी घर आ रहा हूँ। तभी कुरैन कहता है ठीक है वांग जी। उसके बाद कुरैन विंग से कहता है विंग जाओ अपना और वांग जी का सामान पैक करो। विंग कहता है क्या? कुरैन कहता है हाँ जाओ, वांग जी के 2-4 सूट, उसका पासपोर्ट वगैरह, साथ ही उसके कुछ एक्सेसरीज, उसके शॉक्स हैं, हैंकीज, उसके शूज़, उसके अंडरगारमेंट्स सभी को पैक कर दो और अपने भी। विंग कहता है पर क्यों अंकल? तभी कुरैन कहता है क्योंकि वांग जी वहाँ बिजनेस के लिए जा रहा है और तुम उसके साथ अपनी स्कूल ट्रिप के लिए, वो तुम्हें तुम्हारे ट्रिप पर छोड़ देगा। अब जाओ दोनों का सामान पैक करो क्योंकि तुम्हें अभी जाना होगा। विंग कहता है जी अंकल। उसके बाद विंग अपना और वांग जी का सामान अलग अलग बैग में पैक करता है और नीचे आ जाता है, जहाँ वांग जी आते ही अंकल से पूछते हैं अंकल सब तैयार है ना?
कुरेन कहता है हाँ वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है, फिर मैं अपना सामान लेता हूँ और निकलता हूँ। तभी कुरेन कहता है 1 मिनट वांग जी। वांग जी रुककर कहता है जी अंकल। कुरेन वांग जी से कहता है वांग जी विंग को भी अपने साथ ले जाओ। जो सुनकर वांग जी कहता है क्या अंकल, मैं मामूली ट्रिप पर नहीं जा रहा हूँ बल्कि बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। विंग वहाँ जाकर क्या करेगा? कुरेन कहता है हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम विंग को अपनी बिजनेस ट्रिप पर ले जाओ। वो क्या है ना, विंग का स्कूल बच्चों को लेकर ट्रिप पर हो गया है, इसलिए विंग को भी अपने साथ ले जाओ और उसे उसके फ्रेंड के पास छोड़ देना। तभी वांग जी कहता है क्या स्कूल? विंग स्कूल में पढ़ता है? कब से? कुरेन कहता है 6 महीने हो गए हैं। वांग जी कहता है क्या, और किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? कुरेन कहता है तुम्हारे पास घर वालों के लिए टाइम है? 24 घंटे तो बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस। बिजनेस नहीं हुआ ये तो बवाल हो गया। खैर अभी ये बातें छोड़ो, बाकी के सवाल बाद में पूछ लेना क्योंकि तुम्हें भी लेट हो रहा है और विंग को भी उसकी स्कूल ट्रिप निकल चुकी है, इसलिए तुम विंग को सही सलामत वहाँ पहुँचा देना। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं विंग को छोड़ने चला जाता हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है नहीं अंकल, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ दूँगा। इतना कहकर वांग जी सर्वेंट को सामान गाड़ी में रखने को कहता है और उसके बाद कुरेन हान विंग को बाहर तक छोड़ने आते हैं और उसे अच्छे से ट्रिप एंजॉय करने को कहते हैं। विंग भी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद विंग और वांग जी गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ कुरेन विंग को बाय कहता है और वांग जी से कहता है कि वो विंग को अच्छे से उसकी डेस्टिनी पर पहुंचा दे। वांग जी कहता है जी अंकल, और आप अपना और सिजोई का अच्छे से ख्याल रखना। कुरेन कहता है हाँ वो अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतना कहते ही वो लोग अब निकल चुके थे, जहाँ वांग जी अब नेरवाइज से विंग को देखता है और पूछता है क्या तुम स्कूल में पढ़ रहे हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी पूछता है क्यों? विंग कहता है क्योंकि मुझे आगे पढ़ना था। वांग जी कहता है क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं पढ़ाया? विंग कहता है पढ़ाया मगर ज़्यादा नहीं। वांग जी पूछता है ज़्यादा नहीं मतलब? विंग कहता है उन्होंने मुझे हाई स्कूल तक ही पढ़ाया, उसके आगे नहीं पढ़ाया। वांग जी पूछता है उन्होंने आगे क्यों नहीं पढ़ाया? विंग कहता है क्योंकि आगे का खर्चा काफ़ी ज़्यादा था और एक अडोप्टेड चाइल्ड पर कोई खर्चा क्यों करेगा भला? वांग जी शौक होकर कहता है क्या अडोप्टेड चाइल्ड? विंग कहता है हाँ मैं जियान फेमियान और मैडम यू का अडोप्टेड चाइल्ड हूँ। वांग जी कहता है क्या, और क्या उनके बच्चे नहीं हैं जो उन्होंने तुम्हें अडोप्ट किया? विंग कहता है उनके 2 बच्चे हैं। वांग जी कहता है तो फिर उन्होंने तुम्हें अडोप्ट क्यों किया? विंग कहता है पता नहीं। वांग जी कहता है और अब तुम स्कूल में पढ़ते हो और मुझे बताया भी नहीं। विंग कहता है मैंने सोचा अंकल ने आपको बता दिया होगा। वांग जी कहता है वैसे तुम आगे बनना क्या चाहते हो? विंग जवाब देता है डॉक्टर। वांग जी पूछता है डॉक्टर ही क्यों? विंग कहता है क्योंकि मुझे डॉक्टर बहुत ही कूल लगते हैं। वांग जी कहता है अच्छा, क्या तुम्हें बिजनेसमैन कूल नहीं लगते? विंग कहता है लगते हैं पर उतना नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन पैसे कमाने के चक्कर में अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देते हैं और डॉक्टर अगर अपनी फैमिली को पीछे छोड़ता भी है तो इसका मतलब वो किसी और की फैमिली को बचा रहा है, सिक्योर कर रहा है, इसलिए मुझे आगे चलकर डॉक्टर बनना है। वांग जी कहता है वाह, पर तुम्हें पता है ना उसके लिए तुम्हें क्लास में टॉप बनना होगा। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है पर मैंने तुम्हें पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम सोए हुए नजर आते हो। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ, जब भी मैं लेट नाइट घर आता हूँ तो तुम मुझे सोए हुए ही नजर आते हो। तुम पढ़ते कब हो? विंग कहता है स्कूल से घर आने के बाद, क्योंकि शाम को मुझे सिजोई को पढ़ाना पड़ता है, अंकल का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैं स्कूल से आने के बाद ही अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ। वांग जी कहता है वाह ये अच्छा है। उसके बाद वो लोग चलते जा रहे थे, तभी हम देखते हैं विंग गाड़ी में बैठे बैठे सो जाता है और वांग जी उसे देखने लगता है। अब पूरा दिन सफ़र करने के बाद शाम 5 बजे वांग जी विंग को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके टीचर और फ्रेंड थे। अब विंग जैसे ही गाड़ी से उतरता है तभी न्यूसेन की नज़र विंग पर पड़ जाती है और वह दौड़कर विंग के पास आता है और विंग को हक कर लेता है और जल्दी से उसके चिक पर किस करते हुए कहता है वी ब्रदर तुम आ गए, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे, इसे तुम्हें छोड़ने कौन आया? तभी वांग जी जो अंदर से देख रहा था कि किस तरह न्यूसेन ने उसे हक किया, उसके चिक पर किस किया, वांग जी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी वांग जी कार से उतरते हुए कहता है विंग ये तुम्हारे फ्रेंड है? विंग कहता है जी। तभी न्यूसेन कहता है हेलो अंकल। वांग जी तो ये सुनकर शौक होकर कहते हैं अंकल। न्यूसेन कहता है हाँ अंकल, क्योंकि आप विंग से इतने बड़े हो है तो आप उसके अंकल ही हुए ना। वांग जी कुछ नहीं कहता। तभी वांग जी विंग से कहता है विंग तुम अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। विंग कहता है जी। तभी न्यूसेन विंग के कान में कहता है विंग आज वेंचाओ काफ़ी हैंडसम लग रहा था। तभी न्यूसेन की बात वांग जी सुन लेता है और वो पलटकर न्यूसेन की तरफ देखता है
लेकिन कुछ कहता नहीं है और वो गाड़ी में बैठ जाता है। इधर ड्राइवर गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। उसी गाड़ी में आगे के सीट पर श्रेयान भी बैठा था। तभी श्रेयान कहता है, बॉस, मास्टर के फ्रेंड तो आपको अंकल कहने लगे, वैसे आप हो भी अंकल की एज के ही। तभी वांग जी अपनी डार्क वॉइस में कहता है, श्रेयान। श्रेयान घबराते हुए कहता, सॉरी बॉस। इधर श्रेयान फिर वांग जी को छेड़ने के लिए कहता है, वैसे वो साथ वाला लड़का क्या कह रहा था? कौन हैंडसम लग रहा था बॉस? कहीं कोई मास्टर पर लाइन तो नहीं मार रहा ना? वांग जी कहता है, बकवास बंद करो। श्रेयान हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है, मैं तो बकवास बंद कर दूंगा बॉस, मगर कहीं ये ना हो कि आपकी वाइफ आपसे डिवोर्स लेने के बाद उस बेंचाओ से मैरिज न कर ले। फिर तो वही कहावत हो जाएगी, लंगूर के हाथ लग गया अंगूर। वैसे बॉस, मास्टर बहुत ब्यूटीफुल है, क्या आपने कभी देखा है? वैसे मुझे नहीं लगता कि आपने देखा होगा, क्योंकि आप देखते तो अपने हाथ का अंगूर किसी लंगूर के हाथ में न जाने देते। तभी श्रेयान कहता है, वैसे बॉस, क्या सच में आपके दिल में मास्टर के लिए कोई फीलिंग नहीं है? क्योंकि आपकी जगह मैं होता तो मैं तो अपनी वाइफ को कभी भी यूँ अकेले दोस्तों के बीच नहीं छोड़ता। वे बॉस, वैसे भी पता नहीं कब किसकी नीयत ख़राब हो जाए। वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो श्रेयान से कहता है, श्रेयान गाड़ी मोड़ो। श्रेयान कहता है, क्या बॉस, पर हमारा होटल तो आगे है। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना गाड़ी मोड़ो। उसके बाद वांग जी श्रेयान गाड़ी मोड़ देता है। अब वांग जी उसी जगह आ जाता है जहाँ विंग रुका हुआ था, और वो भी एक होटल ही था। तभी वांग जी कहता है, श्रेयान तुम तब तक होटल बुक करो और मैं टीचर से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर वांग जी टीचर से मिलने चला जाता है। अरे श्रेयान, और श्रेयान उसी होटल में 2 रूम बुक करवा देता है। उसके बाद इधर वांग जी टीचर से मिलता है और विंग का अंकल बनकर ही टीचर से मिलता है और पूछता है कि क्या विंग मेरे साथ ही मेरे रूम में रह सकता है? वो क्या है ना, वो कभी अकेले ऐसे बाहर रहा नहीं है। टीचर जो लेन वांग जी को जानती थी तो वो हाँ कह देती है। उसके बाद टीचर वांग जी को लेकर बच्चों के पास जाती है, जहाँ बच्चे उस होटल के बैक साइड में आग जलाकर मौज मस्ती कर रहे थे। तभी टीचर वांग जी के साथ आते हुए विंग को अपने पास बुलाती है और विंग को बताती है कि तुम अपने अंकल के साथ रह सकते हो। जो सुनकर विंग तो शौक। तभी विंग कहता है, नहीं मैम, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फ्रेंड के साथ ही ठीक हूँ। तभी वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम मेरे साथ मेरे ही रूम में रहोगे, वैसे भी मैंने भी इसी होटल में रूम लिया है। ये सुनकर तो विंग शौक। तभी विंग का ही क्लासमेट बन जाओ वो विंग का पास आता है और विंग से पूछता है, विंग क्या हुआ और ये अंकल कौन है? तभी टीचर कहती है, वेंचाओ, क्या तुम लोगों की पार्टी हो गई? वेंचाओ कहता है, जी मैम। तभी मैम कहती है, तो ठीक है, तो आप सब लोग जाओ और अपने रूम में सो जाओ। तभी वेंचाओ कहता है, ओके मैम। और फिर वो विंग से कहता है, विंग चलो हम। तभी वांग जी कहता है, नहीं वो मेरे साथ जा रहा है। तभी वेंचाओ पूछता है, अंकल आप है कौन? तभी वांग जी कहता है, मैं विंग का अंकल हूँ। क्यों विंग, ठीक कहा ना मैंने? अब विंग कैसे बताए सबको कि वो उसका अंकल नहीं बल्कि हस्बैंड है, और सभी बच्चे विंग के हस्बैंड को उसका अंकल बता रहे हैं। तभी वांग जी कहता है, विंग जाओ अपना सामान लेकर आओ। विंग कहता है, जी। उसके बाद विंग सीधे होटल रूम में जाता है और अपना लगेज लेकर बाहर आता है। उसके बाद वांग जी विंग का लगेज पकड़ता है और उसे अपने रूम में ले आता है। तभी वांग जी विंग को अंदर करती ही विंग को दीवार पर पुश करता है और पूछता है, वो अल्फ़ा कौन था? विंग घबराते हुए कहता है, मेरे क्लासमेट। तभी वांग जी पूछता है, वो क्या तुम्हें पसंद करता है? विंग कहता है, हाँ। वांग जी पूछता है, और तुम? विंग कहता है, मैं कैसे किसी को पसंद कर सकता हूँ? वांग जी पूछता है, क्यों, तुम क्यों किसी को पसंद नहीं कर सकते? विंग कहता है, मैं मैरिड हूँ ना। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ मैं मैरिड हूँ और आप मेरे हस्बैंड है, फिर से मैं कैसे किसी को पसंद कर सकता हूँ? तभी वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, मैं कैसे किसी को पसंद कर सकता हूँ जबकि मैं मैरिड हूँ और आप मेरे हस्बैंड हो? वांग जी कहता है, ओह, तो तुम्हें याद है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? विंग कहता है, हाँ, पर क्या आपको याद नहीं है? वांग जी कहता है, हाँ मुझे याद है, फिर तो तुम मेरी वाइफ हो ना? विंग कहता है, नहीं हस्बैंड, क्योंकि मैं गर्ल नहीं ओमेगा बॉय हूँ। वांग जी कहता है, हाँ तो हस्बैंड। ये सुनकर विंग शॉक और शॉकिंग नज़रों से वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या आपने मुझे हस्बैंड कहा? वांग जी कहता है, हाँ, अब हस्बैंड को हस्बैंड नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? और हाँ, याद रखना कि तुम लैन वांग जी के हस्बैंड हो। और इतना कहते ही वांग जी चुप हो जाता है। तभी विंग कहता है, और क्या, पूरा सेंटेंस कंप्लीट कीजिए ना। इतना सुनना हुआ ही था कि वांग जी ने अपने लिप्स विंग के लिप्स पर रख दिए और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। तभी विंग वांग जी से दूर करने लगता है, मगर वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके सर के ऊपर करके उसे और भी ज़्यादा हॉट डीप पैशनेट किस करने लगता है। और तब तक किस कर रहा था कि जब तक कि विंग को ब्रीथ लेने में परेशानी न होने लगी। उसके बाद वांग जी विंग को पकड़ता है और उसे बेड पर फेंक देता है और फिर विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वांग जी, जो काफ़ी हॉट हो चुका था, वो अपने कपड़े खोलने लगता है। तभी विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं?
वांग जी कहता है देख नहीं रही हो मैं अपने हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तभी विंग कहता है नहीं अभी नहीं। वांग जी पूछता है क्यों, अभी क्यों नहीं। विंग कहता है अभी मैं स्कूल ट्रिप पर हूँ और किसी ने मुझे उस हालत में देखा तो सब मुझे पूछेंगे तुम्हें क्या हुआ है, इसलिए मैं अभी ये सब नहीं चाहता प्लीज़। वांग जी कहता है पर मुझे तो चाहिए ना, क्योंकि तुमने मेरी बॉडी पूरी हॉट कर दी है। विंग कहता है क्या, पर मैं वो सब नहीं चाहता, तो अब क्या करें। वांग जी कहता है अब तुम ही मुझे सर्टिफाइड करो, मैं नहीं जानता कि कैसे करते हो। विंग कहता है पर मुझे कुछ नहीं आता। वांग जी कहता है एक मिनट। उसके बाद वो अपने फ़ोन में पोर्न वीडियो लगाता है और फिर विंग से कहता है ऐसे करो। जहाँ विंग वो सब देखकर फ़ोन फेंकते हुए कहता है छी ये सब मैं नहीं करूँगा। वांग जी कहता है अब करना तो पड़ेगा, वैसे भी तुमने अभी कहा ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे हस्बैंड, इसलिए एक हस्बैंड की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो कि उसका हस्बैंड जैसा कहे उसे वैसा करना होगा, वरना मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो। जिसे सुनकर विंग कहता है नहीं नहीं अभी आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आपका हस्बैंड हूँ। वांग जी कहता है फिर ठीक है, जैसे उस वीडियो में कर रहे हैं वैसा ही करो। विंग कहता है ओके। उसके बाद वांग जी काउच पर बैठ जाता है और विंग उसके पास आकर उसकी पैंट को खोलता है और वांग जी का लिटिल लायन को बाहर निकालकर उसे अपने माउथ में लेने की कोशिश करता है, मगर विंग से नहीं हो पा रहा था। इसलिए वांग जी खुद ही विंग का सर पकड़ता है और अपना लिटिल लायन विंग के माउथ में डाल देता है और फिर विंग के सिर को पकड़कर आगे पीछे करने लगता है। इधर विंग को अजीब लग रहा था, मगर अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब कुछ देर बाद जब वांग जी विंग के माउथ में ही रिलीज हो जाता है, उसके बाद तो विंग वहाँ से सीधे वॉशरूम में भागता है और वॉमिटिंग करने लगता है। इधर वांग जी विंग को वॉमिटिंग करते देख उसके पीछे आता है और विंग से कहता है क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर विंग कहता है दूर रहिए आप मुझसे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये कहकर वो फिर से वॉमिटिंग करने लगता है और जब अच्छे से वॉमिट कर लेता है उसके बाद वो बाहर आकर अपने बैग से ब्रश निकालता है, फिर ब्रश करता है, माउथ फ्रेशनर से माउथ साफ़ करता है और फ्रेश वगैरह होकर बाहर आता है। उसके बाद वांग जी को देखता है, तभी वांग जी पूछता है क्या तुम ठीक हो, मगर विंग कुछ भी नहीं कहता और वो जाकर काउच पर लेट जाता है। इधर वांग जी भी फ्रेश होने जाता है और फिर जब फ्रेश होकर आता है तब वो विंग को देखता है जो फिर से सो चुका था। वांग जी आज विंग को वहाँ से उठाता है और अपने पास बेड पर सुलाने के बाद उसे आई एम सॉरी विंग, और बाद में कहता है आई एम सॉरी विंग, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, शायद मैं जेलस था इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, पर मैं भी क्या करता, जब उस लड़के ने तुम्हें हक किया किस किया तब मुझे कुछ अजीब फील हुआ और फिर उस लड़के की वजह से तो मेरे माइंड ने काम करना ही बंद कर दिया। उसके बाद वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और उसे हक करके सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही विंग अपने ऊपर कुछ भारी चीज़ महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो वांग जी के बाहों में सोया था और वांग जी ने उसके ऊपर अपने हाथ डाले हुए थे। जो देखते हुए पहले तो विंग शॉक, लेकिन फिर सोचता है क्या ये मुझसे प्यार करने लगे हैं, मगर इन्होंने तो मुझे साफ साफ बता दिया था कि इनके और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने तो केवल अंकल के ऑपरेशन के लिए ही मुझसे शादी की है, फिर ये सब क्या है, और वो वो कितना गंदा था, ये मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई। वही सब सोचने के बाद विंग जैसे तैसे वांग जी को साइड करता है और वॉशरूम जाकर फ्रेश वगैरह होता है। उसके बाद जैसे ही विंग बाहर आता है तो वो देखता है वांग जी उठा हुआ था। तभी वो विंग को देखकर विंग को गुड मॉर्निंग कहता है। विंग भी वांग जी को गुड मॉर्निंग का जवाब देता है, मगर फिर उसके अलावा कुछ भी बात नहीं करता और अपने बालों को सुखाने लगता है। तभी वांग जी कहता है आई एम सॉरी विंग, मुझे तुम्हारे साथ कल वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करता। वो जब तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें चिप पर किस किया, वो दूसरा अल्फ़ा जो तुम्हारे आगे पीछे मंडरा रहा था, उस समय मुझे कुछ अजीब फील हुआ। ये लगा कि ये मेरे हस्बैंड को क्यों देख रहे हैं, उसके इतने क्लोज क्यों आ रहे हैं, और फिर तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम मेरे हो मैंने तुम्हारे साथ वो सब हरकत की। जो सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है इट्स ओके मिस्टर लैन, वैसे भी मैं जानता हूँ ये सब आपसे गलती से ही हुआ होगा, शायद आप मेरे फ्रेंड से जेलस हो गए थे इसलिए आपने ऐसा कर दिया होगा। खैर इस बात को भूल जाइए, वैसे भी हमारे बीच ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, इसलिए आपको परेशान होने या फिर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया। विंग कहता है हाँ, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, क्योंकि आपने ही कहा है कि हमारी ये शादी केवल तब तक है जब तक कि अंकल का ऑपरेशन
होने के बाद वो रिकवर ना हो जाए। वांग जी ये सुनता है और वो शौक, क्योंकि हाँ ये बात उसी ने विंग से कही थी। उसके बाद विंग वहाँ से अपने दोस्तों के पास आ जाता है और फिर वो लोग टीचर के साथ मिलकर वहाँ पेड़ पौधों पर रिसर्च करते हैं। उसके बाद वांग जी भी अपने रूम में आता है और शुयान को वहीं रहकर विंग का ध्यान रखने को कहता है और खुद वहाँ से मीटिंग के लिए निकल जाता है। इधर शुयान भी वो भी उन स्कूलों के बच्चों के साथ निकल जाता है जहाँ उसकी नज़र शाओ शिनचैन पर पड़ती है और पता नहीं क्यों पर शुयान को शाओ शिनचैन एक ही बार में पसंद आ जाता है। और वो दिन भर जहाँ शाओ शिनचैन जा रहा था वहीं शुयान जा रहा था। इधर उस विलेज में घूमते घूमते अचानक विंग को अजीब लगने लगता है, उसके बेली में दर्द होने लगता है और वो एक जगह बैठकर न्यूसेन को आवाज़ लगाता है। तभी न्यूसेन कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है, पता नहीं अचानक ही मेरे पेट में पेन होने लगा। जो देखते देखते न्यूसेन समझ जाता है और वो विंग से कहता है, विंग तुम्हारी हीट आ गई। विंग शॉक होकर कहता है, क्या हीट आ गई है? अब क्या होगा? न्यूसेन कहता है, रुक मैं अभी आया। तभी न्यूसेन शाओ शिनचैन को बुलाता है और वो विंग को संभालने के लिए बोलकर टीचर के पास जाता है और टीचर को बताता है कि विंग अपनी हीट में आ गया है। जो सुनकर टीचर न्यूसेन से कहती है कि वो उसे होटल ले जाए और उसके लिए मेडिसिन मंगवाते। न्यूसेन कहता है, जी मैम। उसके बाद न्यूसेन शाओ शिनचैन दोनों ही विंग को लेकर होटल आने लगे। तभी शुयान देखता है कि विंग की तबीयत ठीक नहीं है और वो सीधा वांग जी को कॉल करता है। इधर वांग जी जो मीटिंग में था वो शुयान को कॉल उठाकर कहता है, हाँ शुयान क्या हुआ, सब ठीक है ना? शुयान कहता है, नहीं बॉस, मास्टर की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वांग जी कहता है, क्या? शुयान कहता है, हाँ बॉस, उनके फ्रेंड उन्हें लेकर होटल की तरफ जा रहे हैं। वांग जी कहता है, तुम वहीं उन पर ध्यान दो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वांग जी अपनी मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। ये देखते ही वहाँ के बॉस वांग जी से पूछता है, मिस्टर लन क्या हुआ? तभी वांग जी कहते हैं, इट्स इमरजेंसी, मुझे जाना होगा और हाँ आपका जो भी प्रोजेक्ट है आप मुझे मेल कर देना, मैं चेक करके आपको आंसर दे दूंगा। वो पर्सन कहता है, ओके मिस्टर लेन। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है और ड्राइवर से गाड़ी ले जाने को कहता है। उसके बाद वांग जी 20 मिनट में ही होटल पहुँच जाता है जहाँ अभी अभी विंग के फ्रेंड विंग को लेकर पहुँचे थे। तभी वांग जी को रूम में आते हुए न्यूसेन से पूछता है, क्या हुआ इसे? न्यूसेन कहता है, अंकल लगता है विंग हीट में है। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या? न्यूसेन कहता है, हाँ अंकल। उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है जहाँ पेन के कारण वो तड़प रहा था। इधर न्यूसेन वांग जी से कहता है, अंकल आप विंग का ध्यान रखिए, हम अभी मेडिसिन लेकर आते हैं। इधर वांग जी विंग की हालत देखता है और न्यूसेन से कहता है, नहीं तुम रहने दो, मैं ही उसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। इतना कहने के बाद वांग जी उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसे गाड़ी में बिठाते हुए खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ डॉक्टर विंग का चेकअप करने के बाद वांग जी को बताता है कि ये ओमेगा तो हीट में है और आप पेशेंट के क्या लगते हैं? वांग जी डार्क वॉइस में कहता है, हस्बैंड। डॉक्टर कहता है, तो आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हैं? वैसे भी इस समय इन्हें आपकी ज़रूरत है। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ डॉक्टर, मगर वो अभी ये सब नहीं चाहता, इसलिए उसे कुछ मेडिसिन दे दो। जो सुनकर डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी मगर इस ओमेगा को ये पहली हीट है और अगर हम इन्हें कोई भी मेडिसिन देते हैं तो आगे चलकर इन्हें बेबी को बर्थ देने में परेशानी हो सकती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ही अपने ओमेगा हस्बैंड को संभाले। जो सुनकर वांग जी कहता है, ओके, और फिर विंग को गोद में उठाता है, वापस गाड़ी में बिठाता है और फिर से होटल के लिए निकल जाता है। मगर अब काफ़ी देर हो रही थी और विंग अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था। इधर वांग जी को जो एक डोमिनेटिंग अल्फा था उसे भी परेशानी होने लगती है और उसे भी चक्कर आ रहे थे, इसलिए एक जगह उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो दोनों किसी ढलाल वाले रास्ते पर उनकी गाड़ी जाने लगती है। जो रास्ता शायद किसी विलेज में जाने का था या फिर रिवर के पास जाने का। अब वांग जी जैसे तैसे गाड़ी को ब्रेक लगाता है। उधर दूसरी तरफ विंग जो पेन के कारण हल्की हल्की मौन कर रहा था, जो देखते हुए वांग जी समझ जाता है कि विंग और वो होटल नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वांग जी गाड़ी से बाहर आता है और आसपास की जगह देखता है। तभी वांग जी की नज़र एक ट्री हाउस पर जाती है जो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था, फिर भी ठीक था। वांग जी उस ट्री हाउस को देखता है जो पूरा बैम्बू से बनाया गया था। वांग जी जैसे तैसे विंग को उस ट्री हाउस में ले जाता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर फर्श पर गिर जाता है और विंग को देखता है जहाँ विंग बहुत ही ज़्यादा पेन में था और अब वो पेन उसके बर्दाश्त के बाहर था। तभी वो वांग जी से कहता है, मिस्टर लिन, मुझे काफ़ी पेन हो रहा है और अब मैं ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ कुछ कीजिए। तभी वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो विंग, सब ठीक हो जाएगा। और वो उसका
सर सहलाने लगता है। मगर विंग के फेरोमोन्स की वजह से अब वांग जी भी अपनी रट में आने लगा, क्योंकि विंग के फेरोमोन्स ने वांग जी की रट को टिकर कर दिया था और अब वांग जी अपने सेंट को छोड़ते हैं। तभी विंग जैसे ही वांग जी के सेंट को इनहेल करता है उसे अच्छा लगता है और वो खिसक कर वांग जी के पास आता है और वांग जी के नेक को स्मेल करता है और वो करते हुए उसे रिलीफ मिलता है। तभी वांग जी भी विंग के फेरोमोन्स को इनहेल करता है और फिर धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। और अब पहले तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनके लिप्स अटैच हो जाते हैं और अब दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को निकट करते हैं और अब एक दूसरे के बॉडी से खेलते हैं और अब दोनों एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जहां अब दोनों का ही हॉट सेशन चालू हो जाता है। जहां विंग पहले तो काफ़ी चीखता है चिल्लाता है, मगर जैसे जैसे वांग जी स्पीड बढ़ाना चालू करता है उसके बाद तो विंग को भी प्लेजर मिलता है और अब दोनों ही शाम से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर शाम तक बस एक दूसरे से कनेक्ट ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शुयान और ड्राइवर को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए शुयान ड्राइवर से पूछता है, युविन सर कहाँ गए हैं? युविन कहता है पता नहीं सर। तभी शुयान कहता है सर कल से गायब है, कहीं वो अपने हस्बैंड के साथ किसी होटल में नाइट स्पेंड तो नहीं कर रहे ना? युविन कहता है क्या बात कर रहे हो सर, इस विलेज में कहाँ अच्छे होटल है, होटल तो गोसू में ही है। ये सुनकर शुयान कहता है तो क्या हमें बॉस को ढूंढना चाहिए या नहीं? युविन कहता है आपको सर हमें बॉस को ढूंढना चाहिए। शुयान कहता है फिर खड़ा क्यों है, चल गाड़ी निकाल। युविन कहता है ओके सर। इतना कहकर युविन होटल से दूसरी गाड़ी लेता है और वांग जी को ढूंढने निकल ही रहे थे। तभी वहाँ पर न्यू शाओ शिनचैन और बेनिंग आते हुए शुयान से पूछता है एक्सक्यूज मी। तभी शुयान कहता है यस। तभी शाओ शिनचैन पूछता है आप वही हो ना जो विंग के अंकल के साथ आए थे? शुयान कहता है जी मैं वही हूँ और मेरा नाम शुयान है। शाओ शिनचैन कहता है ओह मेरा नाम शाओ शिनचैन है, इसका नाम बेनिंग है और इसका नाम न्यू शन है। शुयान सबको हेलो कहता है। तभी शाओ शिनचैन पूछता है क्या विंग ठीक है, उसकी तबीयत कैसी है? शुयान कहता है आई एम सॉरी पर मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं, क्योंकि कल से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तभी न्यू शन कहता है हाँ हमने भी पास में ही विंग को ढूंढने की कोशिश की थी, मगर हमें उनके बारे में पता नहीं चला और उसके पास फ़ोन भी नहीं है। शुयान कहता है हाँ बॉस के पास फ़ोन है मगर वो उठा नहीं रहे। तभी न्यूसन कहता है हमने पता किया था कि यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए जो रोड है ना वो काफ़ी ख़राब है, इसलिए हमें विंग की टेंशन हो रही थी। अगर आपको विंग या उसके अंकल मिल जाए तो प्लीज़ हमें कॉल करके बता देना कि अब वो ठीक है या नहीं। तभी शुयान कहता है अगर आपको आपकी फ्रेंड की इतनी ही चिंता है तो चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं उन्हें ढूंढने ही जा रहा हूँ। ये सुनते ही तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और फिर कहते हैं जी हम भी आपके साथ चलते हैं। उसके बाद शुयान, शाओ शिनचैन, न्यू शन और वेनिंग ये सभी लोग वांग जी को ढूंढने निकल जाते हैं। जहाँ रास्ते चलते चलते इन लोगों को वांग जी की कार दिखती है। तभी शुयान कहता है बॉस की कार। उसके बाद शुयान युविन से कहता है युविन गाड़ी रोको। उसके बाद शाओ शिनचैन पूछता है क्या हुआ, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? जो सुनकर शुयान बताता है यहाँ उसके बॉस की गाड़ी है। तभी सारे लोग सभी शुयान से पूछते हैं वहाँ वो देखो। उसके बाद सब लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी। उसके बाद सब लोग वहाँ जाते हैं और तभी सभी लोग विंग और वांग जी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। मगर तभी हमारे शुयान की नज़र उसी ट्री हाउस पर पड़ जाती है और वो उसके पास जाता है और जब अंदर झाँकता है तो वो शौक कि वांग जी ने विंग के ऊपर अपना कोट रखा हुआ था और अपने कमर के अराउंड अपने शर्ट को। शुयान उन दोनों की हालत देखकर समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी शुयान देखता है कि विंग के दोस्त उसी तरफ आने लगते हैं। उसके बाद शुयान उन सबको रोकते हुए कहता है यहाँ कोई नहीं है, लगता है वो कहीं और है। और वो विंग के फ्रेंड को दूसरी तरफ भेजते हुए युविन से कहता है युविन तुम एक काम करो। युविन कहता है जी। शुयान कहता है शुयान युविन को पैसे देता है और युविन से कहता है वो जल्दी मार्केट जाए, वहाँ से कुछ पैकेट फूड, साथ ही पेन किलर, कुछ कपड़े और एक ब्लैंकेट लेकर आए। समझे? वो जैसे ही ये सब लेकर आता है तो उसे बॉस की गाड़ी में रख दे, वो भी चुपके से। यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम वो सामान क्यों लेकर आए हैं। युविन कहता है सर क्या हुआ कि आप ये सब सामान क्यों मंगवा रहे हैं? तभी शुयान कहता है युविन समझा करो ना, बॉस और मास्टर दोनों हीट में है और तुम्हें तो पता है ना हमारे बॉस जब भी रट में आते हैं तो वो 4 दिन से पहले बाहर नहीं आते हैं और फिर इस जगह पर ना ही होटल है और ना ही कुछ और, इसलिए हम बॉस को यूँ भूखा तो नहीं रख सकते ना, इसलिए ये सामान जल्दी लेकर आओ। युविन कहता है ओके सर।
उसके बाद युविन तो गाड़ी लेकर मार्केट निकल जाता है। इधर श्रेयान अब उसके फ्रेंडों के साथ चारों तरफ ढूंढने का नाटक करता है, मगर जब उन्हें विंग और वांगजी नहीं मिलते हैं तो वो थक कर वापस जाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जो सामान श्रेयान ने मंगवाया था वो सभी सामान लेकर युविन ने वांगजी की गाड़ी में रख दिया था। उसके बाद वो लोग उन तीनों को लेकर वापस उसी होटल में आते हैं और फिर श्रेयान युविन को लेकर वापस उसी जगह आते हैं जहां अब वांगजी फिर से विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। श्रेयान ये सुनते ही रुक जाता है और कुछ देर बाद जब विंग की आवाज़ें आना बंद हो जाती है उसके बाद श्रेयान वांगजी को आवाज़ लगाता है, जहां वांगजी श्रेयान की आवाज़ सुनकर बाहर आता है और वांगजी को सामान दिखाते हुए कहता है, बॉस मैं आपके लिए सामान लेकर आया हूँ, अब आप जब तक चाहे तब तक एंजॉय कीजिए। इतना कहते हुए वो सामान वांगजी को देता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर वांगजी वो सामान लेकर अंदर आता है। उसके बाद वांगजी सबसे पहले पानी और फूड निकालता है और फिर वांगजी को विंग को कुछ खिलाने के बाद पेन किलर खिलाता है और अब उसे ब्लैंकेट उड़ाकर सुला देता है। लेकिन जैसे ही वांगजी की हीट वांगजी को ट्रिगर करती थी वो फिर से विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता था और अब ये सब करते हुए उन्हें 4 दिन हो जाते हैं। 5वें दिन विंग और वांगजी अपने होश में आते हैं। उसके बाद वो खुद को देखते हैं, जहाँ विंग पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हम कहाँ हैं, ये कौन सी जगह है। उसके बाद वांगजी विंग को बता देता है कि विंग तुम्हारी हीट आ गई थी और तुमने मुझे भी ट्रिगर कर दिया था, इसलिए हम दोनों ने अपना टाइम स्पेंड कर लिया। जो सुनकर विंग तो शौक था, उसके आंखों में आंसू थे और वो वांगजी से कहता है, ये आपने क्या किया मिस्टर लैन, और अब मैं प्रेग्नेंट हो गया तो क्या होगा, वैसे भी आप मुझे 6 महीने बाद छोड़ देंगे। जो सुनकर वांगजी कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और अब मैं तुमसे प्यार भी करने लगा हूँ। तुम्हें नहीं पता, मगर जब मुझे ये पता चला था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो मैं सब कुछ छोड़ के भाग आया, क्योंकि उस समय मुझे केवल तुम्हारी चिंता थी विंग। और आई लव यू विंग, आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, सच्ची, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो। वांगजी कहता है, हाँ विंग। ये कहते हुए वो विंग को हक कर लेता है। वहीं विंग को भी ये सुनकर अच्छा लगता है कि उसका हस्बैंड भी उससे प्यार करता है। और उस दिन से तो वांगजी विंग के लिए काफ़ी पजेसिव हो गया था। वो हर समय विंग को अपने पास ही रहने को कहता है। यहाँ तक कि विंग जब 12th क्लास में गया तो वांगजी ने उसे एक फ़ोन भी दे दिया था और हर 5 मिनट बाद विंग को कॉल करके पूछा करता था कि क्या वो ठीक है, क्या वो क्या कर रहा है, किसके साथ है, कहाँ जा रहा है, इस घर कब तक आ रहा है। और यही सवाल वांगजी विंग से डेली पूछा करता था। वहीं विंग को पहले तो ये सब पसंद आता था, मगर जैसे जैसे समय बीत रहा था विंग को वांगजी का ये पॉजिटिव वाला नेचर एक टॉर्चर लगने लगा था, क्योंकि इस चक्कर में विंग अपने फ्रेंड को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। और अब घर आकर उनके बीच छोटे मोटे नोक झोंक भी होने लगे थे और ये नोक झोंक कब लड़ाई में तब्दील हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। और अब विंग जो इन सब से इरिटेट हो गया था वो वांगजी को इग्नोर करने लगा, क्योंकि अब विंग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था और वांगजी का ये पॉजिटिव नेचर विंग के सपने के आड़े भी आ रहा था। वहीं कुरेन भी समझ चुका था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो सही नहीं चल रहा है। और फिर एक दिन कुरेन विंग और वांगजी को पास बुलाता है और पूछता है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। जहाँ विंग अंकल को सब कुछ बता देता है, वहीं वांगजी कहता है, हाँ तो इसमें क्या बुरा है अंकल, आप ही बताइए। अगर मैं अपने हस्बैंड की केयर कर रहा हूँ, उसे पूछ रहा हूँ तो उसमें अपने पास ही रखना चाहता हूँ तो उसमें क्या बुरा है। जो सुनकर विंग वांगजी पर तुम्हारे इन हरकतों से मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, मैं अपने सपने पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही अपने फ्रेंड से बात कर पा रहा हूँ। प्लीज़ वांगजी मुझे थोड़ा सा फ्रीडम दो ना। ये कहते कहते वो दोनों अंकल कुरेन के सामने ही तू मैं करने लगते हैं। तभी कुरेन कहता है, बस करो तुम दोनों। और तुम दोनों की बात सुनकर मैंने ये फैसला किया है कि विंग तुम डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाओगे और वांगजी तुम यहीं रहकर अपने बिजनेस पर ध्यान दोगे। और विंग को तुम हफ्ते में 1 दिन कॉल करोगे। और हाँ विंग, तुम भी वांगजी से अच्छे से बात करोगे, समझे। विंग कहता है, जी अंकल। और वो इतना कहकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ वांगजी कहता है, अंकल ये आपने क्या किया, आपने उसे अकेले अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने की परमिशन क्यों दे दी। आपको पता है वहाँ उसके पास कोई भी नहीं होगा जो उसकी केयर कर पाएगा, क्योंकि वो अभी बच्चा है। तभी कुरेन कहता है, अच्छा वो बच्चा है और बच्चों वाली हरकत तुम कर रहे हो वांगजी। वांगजी कहता है, क्या मतलब अंकल कुरेन कहते हैं, वांगजी तुम जानते हो विंग तुमसे काफ़ी छोटा है और उसकी एज अब हो रही है मौज मस्ती करने की, और तुम क्या कर रहे हो, उसकी मौज मस्ती पर रोक लगा रहे हो।
वांग जी बेटा, तुम्हें पता है हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना, तो हम उसे उस पतंग को ढील देनी पड़ती है ताकि वो उड़ सके, और वो उड़ती भी है। हम तो सिर्फ नीचे से देखकर ध्यान देते हैं कि कोई हमारी पतंग को काट तो नहीं रहा है ना। वहीं दूसरी तरफ हम जिस पतंग को ढील नहीं देते हैं ना, वो पतंग उड़ती तो है मगर जल्दी ही कटकर नीचे गिर जाती है। और अब तुम समझे या नहीं? वांग जी कहता है, जी अंकल मैं समझ गया, आप चाहते हैं मैं विंग को उड़ने भी दो और उसकी केयर भी करूं। कुरेन कहता है, हाँ वांग जी, तभी तुम विंग के साथ एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो, वरना कभी नहीं। और अब हम सीधा 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके वापस चाइना आ चुका था, और अब उसने चाइना में ही रहकर अपनी प्रैक्टिस करने के बारे में सोचा। और अब विंग अपने फैमिली के साथ साथ हॉस्पिटल में भी ध्यान दे पा रहा था। वहीं वांग जी विंग की केयर तो करता था मगर हमेशा उससे छिपके, और अब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जहां वांग जी ने विंग को ये भी बता दिया था कि सुजय उसका बेटा नहीं है, बल्कि वो उसके गगा लैन सिचेन और उसके पार्टनर मिंग्याओ का है, जो सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। लेकिन उस समय मिंग्याओ प्रेग्नेंट था, और वो जाते जाते इस नन्ही सी जान की जिम्मेदारी मुझे दे के गए थे। और फिर मैंने सिजोई को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, साथ ही कभी शादी न करने का फैसला भी किया। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी तुमसे इस तरह हो जाएगी, और मैं तुमसे इतना प्यार करने लगूंगा कि मैं तुम्हारे लिए पजेसिव बन जाऊंगा। आई एम सॉरी विंग, मेरे ऐसे बिहेवियर के लिए। जो सुनकर विंग कहता है, नहीं वांग जी, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, मुझे मेरा पजेसिव हस्बैंड पसंद है, इसलिए आई लव यू टू हस्बैंड। और इतना कहते ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट पर मैं अपनी स्टोरी को समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरी स्टोरी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।